तो आज के पॉडकास्ट हम लोग 4 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। वी स्टार्ट विद राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। कैसे राजस्थान रॉयल्स ने अपने क्वालिफिकेशन चांसेस ऑलमोस्ट कंफर्म ही कर दिए, बट मुंबई का क्वालिफिकेशन बड़ा मुश्किल कर दिया यार इस वक्त। देन वील मूव ऑन टू अ वेरी सरप्राइजिंग गेम बिकॉज लखनऊ सुपर जायंट्स ने सेकेंड टाइम इन अ रो चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दिया है। कैसे हराया इस हिस्टोरिक गेम में, कैसे ये 2 पॉइंटर बेसिकली एक 4 पॉइंटर बन गया था एंड चेन्नई थोड़ी सी डाइसी पोजीशन पे आ गई है, सब ब्रेक डाउन करेंगे। और फिर हमें 2 मैचेस का प्रीव्यू भी करना है। सबसे पहले हम लोग द मच अवेटेड एसआरएच वर्सेस आरसीबी के मैच का प्रीव्यू करने वाले हैं। कितने रन एक्सपेक्ट करे जाए, क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और सब डिस्कस करेंगे। एंड ऑफ कोर्स केकेआर वर्सेस पंजाब का जो मैच है जो कि ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा, उसको भी डिटेल में प्रीव्यू करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो यार हम ना स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के मैच से। इस मैच में होप कर रहा था कि मुंबई जीते ताकि थोड़ा सा आईपीएल और इंटरेस्टिंग हो जाए, बट जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स ने हराया है इन दी एंड, इट काइंड ऑफ फेल्ट लाइक कुछ कंपटीशन तक भी नहीं था भाई। इतना ज़्यादा वन साइडेड हराया है। एंड पता है मुंबई इंडियंस के पास यहाँ पे कुछ भी कोई भी फैक्टर नहीं है ब्लेम करने को सिवाय खुद के। क्रिकेट में सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर जो कि आपके हाथ में नहीं होता वो क्या होता है? टॉस। वो लक पे बेस्ड होता है, ठीक है। कंडीशंस एंड टॉस, इन सब चीज़ों को मिला लो तो ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं। बाकी आपकी परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल लोग कैसा खेल रहे हैं, एज अ टीम कैसा खेल रहे हो, कैचेस पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ रहे हो, सब आपके हाथ में होता है। आज मुंबई जो हारी है ना, वो सारे कंट्रोलेबल फैक्टर्स की वजह से ही हारी है। टॉस जो है, टॉस में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। मुंबई टॉस जीत के पहले बैटिंग कर लेती है, ठीक है। सैमसन कहता है कि उसको एनीवे बॉलिंग ही करनी थी, तो वो तो खुशी था। तो बेसिकली टॉस से क्या हुआ कि दोनों कैप्टन जो चाहते थे वो उनको मिल गया। माय क्वेश्चन वाज मुंबई क्या एग्जैक्टली सोच रही थी टॉस जीत के बैटिंग करने का? बिकॉज आपको पता है कि बारिश का भी चांस है, रात को ड्यू भी पड़ती है। आपकी इस बैटिंग में डेप्थ इतनी ज़्यादा है कि आपकी स्ट्रेंथ भी बैटिंग ही है राइट नाउ, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट बॉलिंग में बुमराह के अलावा कोई ब्राइट स्पॉट है भी नहीं। तो वाई वुड यू वॉन्ट टू एक्सपोज योर वीकर साइड, योर वीकर डिपार्टमेंट इन द सेकेंड इनिंग्स? तो मैं हार्दिक पांड्या को यहाँ पे क्वेश्चन करूंगा आज। एंड मुझे कप्तानी भी कुछ बहुत खास नहीं लगी हार्दिक पांड्या की। आई विल क्रिटिसाइज हिम फॉर शो टुडे बिकॉज एज फार एज आई हैव डिफेंडेड हिम फॉर सो लॉन्ग, जब गलती कर रहा आदमी इतनी ब्लेटेंट, तो यार देन इवन यू वंडर कि क्या लॉजिक था इन डिसीजंस के पीछे। बिकॉज मुझे तो कुछ लॉजिक समझ में नहीं आया पहले बैटिंग करने का, बैटिंग ऑर्डर में इतनी शफलिंग करने का। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। टीम्स में 2-3 चेंजेस थे, वो भी इंटरेस्टिंग थे काफ़ी। राजस्थान की बात करी जाए तो संदीप शर्मा फाइनली वापस आ रहे थे इंजरी से। भाई क्या मैच खेला, 5 विकेट ले लिए। ऐसा मैच खेल रहा है कि लोग वर्ल्ड कप की शाउट्स दे रहे हैं उसको भी, द लेटेस्ट गाय टू गेट द वर्ल्ड कप शाउट। कुलदीप सेन इसके चलते बाहर हो गए थे। इंटरेस्टिंग पॉइंट वॉज कि नांद्रे बर्गर अभी भी टीम में नहीं है, रोमन पावली टीम में थे। एंड ये भी चीज़ अभी तक काम तो कर रही है, बट इट जस्ट गोज ऑन टू शो कि कितनी क्वालिटी है राजस्थान रॉयल्स के बेंच पे, कि उन्हें नांदे बर्गर जैसा बंदा जिसने क्वाइट फ्रैंकली कुछ ज़्यादा गंदा करा भी नहीं है, इनफैक्ट ही हैज़ लुक्ड मोर प्रॉमिसिंग, वैसा बंदा भी टीम में स्टार्ट नहीं कर पा रहा है। एज फार एज मुंबई इज कंसर्न, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चेंजेस है। पहली बात तो पीयूष चावला वापस अंदर आ गया था श्रेयस गोपाल की जगह, विच देखो मुझे पीयूष चावला जब स्टार्टिंग में खेल रहा था इन प्लेस ऑफ श्रेयस गोपाल सीजन के स्टार्टिंग में, तो मुझे कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं आज सच। बट अगर अब श्रेयस गोपाल को आप ले ही आए हो टीम के अंदर, किस बेसिस पे एग्जैक्टली बाहर निकाल रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आया। हिज परफॉर्मेंसेस हैज नॉट बीन बैड। तो विकेट भी लिया है उसने 2-3 ओवर जब भी बॉलिंग करी है, कई मैच में तो उसने पूरे 4 ओवर डाली ही नहीं है। वानखेड़े में रहने के बाद भी इतनी इकॉनमी से दिया है उसने बॉलिंग। मतलब मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया कि क्या एग्जैक्टली लॉजिक था चावला को लाने का। ऑल्दो चावला ने बॉलिंग अच्छी करी, ये तो मैं बात एक्सेप्ट करूंगा। नेहल वधेरा फाइनली इस सीजन में डेब्यू कर रहे थे अपना, रोमानियो शेफर्ड को हटा दिया गया था। आई थिंक दिस वॉज द राइट डिसीजन। यहाँ पे मैं क्रेडिट दूंगा मुंबई के मैनेजमेंट को। मैंने एक रील भी बनाई थी इसके ऊपर रिसेंटली, कैसे रोमानियो शेफर्ड का जो पूरा हाइप था ना, वो डीसी के अगेंस्ट उस लास्ट ओवर में जो नोरके की पिटाई करी उसने, उसके ऊपर ही था। क्वाइट फ्रैंकली उसके उस मैच में उस बैटिंग वाली परफॉर्मेंस को हटा दो, बैटिंग में भी उस एक ओवर को हटा दो, तो बाकी पूरे आईपीएल में ना ही उसने बैटिंग से कुछ खास करा, ना ही बॉलिंग से खास करा। बॉलिंग से तो क्वाइट फ्रैंकली उसकी इकॉनमी 12-13 की रही है, एंड विकेट भी कितनी ही लिए हैं मेरे ख्याल से, 3-4 विकेट लिए मुश्किल से। तो ही हैज़ बीन पैथेटिक विद द बॉल। सो आई थिंक दैट वाज द राइट डिसीजन कि नेहल वधेरे को वहाँ पे ले आए एंड आकाश मधवाल को हटा दिया था। नुवान थोसारा एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आ गया था। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग डिसीजन था। नुवान थोसारा को मैं खुद भी देखना चाहता था बहुत टाइम से, बेबी मलिंगा टाइप का है वो भी, जस्ट लाइक पथिराना। तो चेंजेस में आई वोंट, मतलब ओवरऑल गुड चेंजेस लगे मुझे मुंबई इंडियंस के, मैं इतना ब्लेम नहीं करूंगा उनको। फर्स्ट इनिंग्स पे आते हैं डायरेक्टली, ठीक है।
पहले पावर प्ले में 45 रन बनते हैं और 3 विकेट गिर जाते हैं। मुंबई की वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स इस आईपीएल में क्या रही है, वन ऑफ द पॉजिटिव्स क्या रहा है? ऑल्दो एक सीजन एज अ टीम बहुत ही मीडियोकर रहा है अभी तक, बट जो कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था इनकी ओपनिंग जो पार्टनरशिप है ना, उसके जितने वो रन दे के, मतलब रन आपको आउटपुट दे रहे हैं जितने रनों का, प्लस जिस इंटेंट से वो रन मार रहे हैं, उसके चलते हुए हमने देखा कि कैसे पावर प्ले में इनके 60-70 रन बड़े आराम से बनते आ रहे हैं कंसिस्टेंटली। वो केकेआर एसआरएच जैसी टीमें जो है वो 80-90 रन मार देती हैं, 100 रन मार देती हैं पावर प्ले में, तो ये थोड़े से लाइमलाइट से हट गए मुंबई इंडियंस के ओपनर्स, वरना इनकी भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। अगर आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी स्ट्रांग होती है, प्लस आपकी बैटिंग डेप्थ इतनी ज़्यादा है, तो आपका बहुत बड़ा प्रॉबिलिटी है कि आप 200-250 रन बना सकते हो। अगर केकेआर कर सकती है, एसआरएच कर सकती है, तो मुंबई की बैटिंग ऑन पेपर जितनी क्वालिटी है वो क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। बट अगर आप उनकी ओपनिंग पे ही तबाह डेंट मार दोगे, तो आई थिंक वहाँ पे राजस्थान को जितना क्रेडिट दिया जाए उतना कम है। रोहित शर्मा पहले ओवर के अंदर आउट हो जाता है। ट्रेंट बोल्ट 1 सेकंड पहले ओवर में विकेट निकालने की जो आदत है उनकी, 3 ओवर वो खत्म कर चुके थे अपने पूरे पावर प्ले के अंदर। रोहित शर्मा ने वही विकेट थ्रो कराया क्लियरली, बट दैट इज व्हाट हिज गेम इज राइट नाउ। ये मैंने सेम चीज़ यशस्वी जायसवाल के लिए भी कही थी कि यार वो जितना भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बेसिकली दीज गाइज आर नॉट आउट ऑफ फॉर्म। आउट ऑफ फॉर्म, कोई बंदा आउट ऑफ फॉर्म में उसको सबसे ईजी तरीका पता है क्या होता है? कि अगर उसके आउट होने के तरीके में एक पैटर्न दिख जाए आपको, सबसे ईजी तरीका है। अगर आदमी हर मैच में कोई अलग अलग तरीके से आउट हो रहा है तो वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, फिर वो इररिस्पॉन्सिबल है या फिर सिचुएशन ऐसी है, समथिंग लाइक दैट। तो अगर रोहित शर्मा ने वो गेम प्लान वैसा सोच रखा है और पिछले 3-4 मैचेस से रन मारता हुआ आ रहा है, तो दिस इज द अदर साइड ऑफ द कॉइन। ये भी अगर वो उस पर आप खुश हो तो आपको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो रोहित शर्मा की तो बात वहाँ तक हो गई। ईशान किशन का सॉफ्ट डिसमिसल था बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि विकेट थ्रो करा है तो मैं बहुत ज़्यादा बोलूंगा नहीं। सूर्य कुमार यादव जिस तरीके से आउट हुआ है, बाय द वे इन दोनों का आउट संदीप शर्मा ने किया था, जिन्होंने 2 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 4 रन दिए पावर प्ले के अंदर, सिर्फ 4 रन 2 ओवरों में, और 2 विकेट भी लिए। अनरियल कमबैक यार। स्काई वही शॉट बिल्कुल ही कनेक्ट नहीं हुआ, उसका भी पता नहीं क्या चल रहा है। एक मैच में बहुत रन आ रहे हैं, फिर बिल्कुल रन नहीं आ रहे, फिर दोबारा रन आ रहे हैं, फिर दोबारा नहीं आ रहे। तो हॉट एंड कोल्ड रहा है सूर्य कुमार यादव बहुत ज़्यादा। एंड जब ये तीनों बंदे आपके टॉप 3 बैट्समैन पावर प्ले के अंदर ही आउट हो जाएं, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपके मिडिल ऑर्डर में अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स पे, विच वर नेहल वधीरा एंड अनकैप्ड तो नहीं रहे अब तिलक, बट हाँ रिलेटिवली न्यू टू द इंडियन सेटअप। इन दोनों ने फिर जो शिप को स्टीयर करा है दोबारा, आई थिंक एक ये पॉजिटिव निकल के आएगा। नेहल वधीरा अपना इस सीजन का डेब्यू करते हुए इतने टाइम बाद खेल रहे थे मुंबई इंडियंस से, अच्छा कमबैक करा। मतलब है मुझे लगा कि कई बार ना ऐसी टेंडेंसी होती है कि आदमी इतने टाइम बाद खेल रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि ठीक है 1-2 मैचेस लग जाते हैं रिदम में आने के लिए। नेहल वधीरा ने जिस तरीके से खेला, क्वाइट फ्रैंकली देयर वर स्टेजेस जहाँ पे वो तिलक वर्मा से भी बेटर बैटिंग कर रहा था, इनफैक्ट उससे प्रेशर हटा रहा था। लेट्स डिस्कस हाउ। जब 10 ओवर खत्म हुए थे तो 72 रन बन चुके थे, 4 विकेट गिर चुके थे, ठीक है। नाबी एट नंबर 4 बैटिंग करने के लिए आए थे। ये क्यों आया है नाबी नंबर 4 पे बैटिंग करने के लिए? पहला क्वेश्चन तो नाबी से, दूसरा क्वेश्चन हार्दिक पांड्या से। क्या लॉजिक है इसका? कभी हार्दिक पांड्या खुद नंबर 4 पे आ जाते हैं, कभी अब नाबी को भेज दिया जो कि इससे पहले नंबर 8 पे बैटिंग कर रहे थे। तो देखो ये सब जो शफलिंग होती है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल T20 क्रिकेट हो ही ऐसा गया, नथिंग इज फिक्स्ड। बट पता क्या होता है, मॉडर्न अप्रोच को आप अच्छे से इंप्लीमेंट तब कर पाओगे जब आपके क्रिकेट के बेसिक्स इन प्लेस हैं। जब आदमी का डिफेंस ही अच्छा नहीं है ना, तो वो छक्का भी नहीं मार सकता कंसिस्टेंटली। ये पहला रूल होता है जब भी आप किसी बच्चे को कोचिंग के अंदर भेजते हो। तो अगर एक टीम जो कि ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है, उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त स्टेबिलिटी की है, और स्टेबिलिटी तभी आएगी जब सबको अपनी पोजीशन और रोल पता हो। नाबी का पता क्या होता है, जैसे कई बार होता है, जैसे रसल की हम लोग बात करते हैं केकेआर में, ऑल्दो केकेआर जीत भी रही है तो उस पर चीज़ अप्लाई नहीं होती, बट मान लो केकेआर हार भी रही होती, तो रसल को आपने देखा होगा कई मैचेस में वो नंबर 8 पे बैटिंग करने के लिए आता है और कई बार नंबर 4 पे भी आ जाता है ऊपर। बट वहाँ पे पोजीशन रैंडम है, फ्लेक्सिबल है, बट रोल सेम है। अगर 15 ओवर हो चुका और आखिर के 5 ओवर बचे और 2 ही विकेट गिरे हैं, तो अगला बैट्समैन रसल ही होगा क्योंकि वो फिनिशर है। अगर 10 ही ओवर खत्म हुए और 5 विकेट गिर चुके हैं 2 की जगह, तब भी रसल बैटिंग करने के लिए नहीं आएगा, फिर वो नंबर 8 पर ही आएगा, क्योंकि ही वॉन्ट्स टू बैट एज क्लोज टू द डेथ ओवर्स एज पॉसिबल, और एटलीस्ट द केकेआर मैनेजमेंट वांट्स दैट। तो आप रोल डिफाइन करके रखते हो। क्या मुझे कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि नाबी अगर नंबर 8 पे बैटिंग कर रहा है एज अ फिनिशर, अगर वो नंबर 4 पे आ रहा है तो वो एज अ फिनिशर तो आ नहीं रहा, क्योंकि ऐसा तो हुआ नहीं था कि 15-16 ओवर हो चुके थे और सिर्फ 2 विकेट गिरे हुए थे। पावर प्ले के अंदर ही बैटिंग करने के लिए आ गया था नाबी। तो ना पोजीशन फिक्स है ना रोल फिक्स है।
और ये सिर्फ उसके लिए नहीं है, हर बंदे के लिए अप्लाई हो रहा है। अगर हार्दिक पांड्या इसके चलते हुए नंबर 8 पे बैटिंग करने के लिए आ रहा है, इनफैक्ट टिम डेविड शायद मेरे ख्याल से नंबर 8 पे बैटिंग करने के लिए आया था, क्या लॉजिक है इसका? तो टीम में अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो फिर तुम परफॉर्मेंसेस कहाँ से निकाल के दोगे? हाउ डू वी एक्सपेक्ट द बैट्समैन टू परफॉर्म डे इन डे आउट कंसिस्टेंटली फॉर द टीम? मेरे को तो समझ में नहीं आ रही है चीज़। यहाँ पे मैं हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी को कॉल आउट करना चाहता हूँ, मैनेजमेंट को भी कॉल आउट करना चाहता हूँ कि क्या प्लानिंग चल रही है एग्जैक्टली, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट नॉनदलेस इन 4 ओवरों में 6 से 10 ओवर के बीच में नाबी जो है वो चहल पे आउट हो जाते हैं। 200 विकेट भाई के हो गए। एंड चहल के लिए तो यार मुझे बहुत अनफॉर्चुनेट फील होता है। मैंने हमेशा चहल को सपोर्ट करा चैनल पे। आई नो कि कई बार ऐसा होता है कि जब वर्ल्ड कप का टाइम आ रहा होता है तो उससे जस्ट 1-1.5 महीने पहले उसकी पिटाई होनी शुरू हो जाती है बॉलिंग में। बट आई स्टिल बिलीव, मतलब तुम्हें एक फैक्ट बताऊं, चहल इंडिया का T20 क्रिकेट की हिस्ट्री में इंडिया का लीडिंग विकेट टेकर है। इंटरनेशनल मैचेस की बात कर रहा हूँ, आईपीएल की बात नहीं कर रहा हूँ। आईपीएल में तो ऑल टाइम लीडिंग विकेट टेकर है, बट इंडिया के लिए भी T20 इंटरनेशनल से वो हिस्ट्री का लीडिंग विकेट टेकर है। और उस बंदे ने एक भी T20 वर्ल्ड कप का मैच नहीं खेला आज तक, एक भी। तो कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है कि यार कहीं हम लोग एक ट्रिक मिस तो नहीं कर जा रहे। तो मुझे अभी भी लगता है कि यार एटलीस्ट अगर तुम मान लो ना भी लो उसको स्क्वाड में, मैं समझ सकता हूँ अगर लोग नहीं लेंगे स्क्वाड में उसको, एटलीस्ट डिस्कशन का तो पार्ट रखो। अभी तो ऐसा लगता है कि वो डिस्कशन का पार्ट भी नहीं है यार फॉर सम रीजन। एंड ऑल्दो आई वुड से ही डिड नॉट हैव अ ग्रेट गेम। वो पहला ओवर उसने अच्छा डाला, उसमें विकेट मिल गया, बट ओवरऑल बड़ा एक्सपेंसिव गया था वो। बट स्टिल ही इज टाइड विद बुमराह एज द लीडिंग विकेट टेकर दिस आईपीएल एज वेल। इस आईपीएल में भी जहाँ पे 250-280 रन बन रहे हैं, एक लेग स्पिनर आपका लीडिंग विकेट टेकर चल रहा है। तो आई थिंक क्रेडिट मिलना चाहिए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यहाँ पे और है राजस्थान रॉयल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन 4 ओवरों में ना 6 से 10 ओवर के बीच में अश्विन ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करी थी, बहुत इकोनॉमिकल था। इफ यू नोटिस अश्विन फिर से इकोनॉमिकल रहा इस मैच के अंदर, लेकिन विकेट एक भी नहीं मिल रहा। कॉमेंटेटर्स को भी मैंने सुना था ये सेम बार डिस्कस कर रहे थे। एंड आई थिंक बिकॉज अश्विन इज अ लेजेंड तो थोड़ा सा लीनेंट भी हो जाते हैं लोग। बेसिकली वहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन निकल के आई थी, एक स्टैट निकल के आया था कि द परसेंटेज ऑफ द बॉल्स ऑफ अश्विन जिस पे बैट्समैन उसको अटैक करने के लिए जा रहा है, वो पिछले सीजन से कंपैरिजन में इस सीजन बहुत ज़्यादा कम हो गई है। विच बेसिकली मीन्स कि जो बैट्समैन है वो जब भी अश्विन बॉलिंग करने के लिए आता है ना, तो कम रिस्क ले रहे हैं उसके अगेंस्ट, उसको प्ले आउट करने के लिए जा रहे हैं सेफली। एंड सो शायद इसलिए विकेट नहीं मिल रहे। बट फिर मुरली कार्तिक ने ये एग्जैक्ट चीज़ कही जो कि मेरे दिमाग में उस वक्त चल रही थी कि अगर इतना ही सेफ खेल रहे हैं बैट्समैन, तब भी अश्विन की इकोनॉमी इस पूरे सीजन में 9 से ऊपर की क्यों है, ओवर 9 अराउंड 10, बिकॉज दैट इज नॉट वेरी इकोनॉमिकल। इस स्टैट का सेंस तब बनता जब फिर उसकी इकोनॉमी भी कम होती कि हाँ बैट्समैन सेफ खेलने के लिए जा रहे हैं। एंड फिर केविन पीटरसन कहता है उस टाइम पे कि यार शायद आज के टाइम पे 9 की इकोनॉमी है रीजनेबल, इट इज़ लो, क्योंकि जैसे टोटल बन रहे हैं शायद 9 की इकोनॉमी फॉर स्पिनर इज गुड। मैं समझता हूँ केविन पीटरसन किस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है, एंड आई एम द बिगेस्ट अश्विन फैन, तो मैं तो चाहती हूँ बहुत अच्छा करे। बट इन ऑल फेयरनेस आई थिंक अश्विन इज अंडर परफॉर्मिंग इन दिस आईपीएल, ये फैक्ट है। एंड T20 फॉर्मेट में उसके पिछले 1-2 साल उतने अच्छे नहीं गए, ये रियलिटी है। आई थिंक ही इज़ द बेस्ट एज बॉलर ऑफ द जनरेशन फॉर श्योर, बट T20 में पिछले 1-2 सालों में थोड़ा सा फॉल ऑफ हुआ है उसका सीन। एंड इस साल सिर्फ 1 विकेट लेना, इट क्लियरली शोज कि शायद बैट्समैन तो रिस्क नहीं भी ले रहे होंगे, बट दे आर टू कंफर्टेबल विद स्कोरिंग ईजी रन अगेंस्ट हिम। अगर 6-7 की इकोनॉमी होती है तो समझ में आता है कि रन भी नहीं बना पा रहे, स्ट्राइक भी रोटेट नहीं हो पा रही। बट अगर 9-10 रन आ रहे हैं उसके हर ओवर में, तो फिर देन यू बिगिन टू क्वेश्चन कि क्या अश्विन अपने स्टैंडर्ड पे लिव अप कर पा रहा है। बिकॉज अश्विन जैसे लेजेंडरी बॉलर, जो कि शायद इंडिया की हिस्ट्री में बेस्ट ऑफ स्पिनर माना जाएगा आगे जाके, वो कितना भी उसके अगेंस्ट बैट्समैन रिस्क ना ले रहे हो, ही स्टिल हैज़ दैट लेजेंडरी कैलिबर कि उसको विकेट निकालने आनी चाहिए। तो आई थिंक वहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ी इशू है। रिगार्डलेस अश्विन का ओवरऑल गेम काफ़ी इकोनॉमिकल गया था। 4 ओवर से ख़त्म जब हो जाते हैं तो इकोनॉमी भी 7-8 आई थिंक 9 से कम की थी। जब 15 ओवर खत्म हो जाते हैं, ठीक है, 131 का स्कोर हो चुका था, 4 विकेट गिर चुके थे। यहाँ पे नेहल वधेरा और तिलक वर्मा को हमने फाइनली एक्सेलरेट करते हुए देखा, स्पेशली नेहल वधेरा। आई थिंक उसने काफ़ी प्रेशर हटाया तिलक वर्मा से, जिसके चलते हुए तिलक वर्मा फिर जो एक लंबी पारी खेल पाया। इन 5 ओवरों में 10 से 15 के बीच में 59 रन बनते हैं। यहाँ से राजस्थान रॉयल्स ने गेम थोड़ा सा अपने हाथों से छोड़ना शुरू कर दिया था। 1 विकेट और यहाँ पे गिर गया होता तो टीम फंसनी शुरू हो गई होती मुंबई, शायद इतना बड़ा टोटल बनता भी नहीं। एंड आवेश खान को पर्टिकुलरली यहाँ पे टारगेट किया गया था। 1 ओवर उसने डाला था, उसमें 19 रन आए थे।
दो आई थिंक दो तो छक्के पड़े थे, शायद 3 छक्के पड़े थे, एक चौका ही पड़ा था. इट वॉज अ क्लियर स्ट्रैटेजी कि आवेश खान को मिडिल ओवर्स में टारगेट करा जा रहा है. दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम मुंबई पर्सपेक्टिव, क्योंकि वो बेसिकली दोनों स्पिनर्स को फिर थोड़ा रिस्पेक्ट कर रहे थे. चहल की पिटाई पता कब हुई है? अब आखिरी के 5 ओवरों में आते हैं. चहल ने इस मैच में आखिरी के 5 ओवर में से 2 ओवर डाले. यूजुअली क्या होता है, एक ही ओवर डालता है. ये एक स्ट्रेटेजिक चेंज था राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से. 2 ओवर डालता है, अंधी पिटाई होती है. सो मच सो कि उसकी इकोनॉमी बाय द एंड ऑफ द गेम वाज आई थिंक ओवर 11 ऑल्सो. 45-50 रन कुछ खाया है वो बाय टेकिंग जस्ट 1 विकेट. बट यहाँ पे जो बाकी बॉलर्स थे ना, उनकी बात करते हैं जरा. आवेश खान, ट्रेंट बोल्ट और संदीप शर्मा, इन तीनों ने डेथ ओवर्स में जो बॉलिंग करी है ना, अगर ऐसी बॉलिंग राजस्थान कर जाए ना हर मैच में, तो इट इज़ अ हैक फॉर एनी टीम दैट इज आउट देयर. ये ड्रीम बॉलिंग है अगर जिस लेवल की बॉलिंग करके दी है. मैं आपको जरा स्टैटिस्टिकली भी समझाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ. ट्रेंट बोल्ट, पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्टनरशिप चल रही थी नेहल वधीरन तिलक वर्मा के बीच में, वो तोड़ देते हैं, 1 विकेट ले जाते हैं. सेकेंड लास्ट ओवर आवेश खान ने डाला था, सिर्फ और सिर्फ 6 रन दिए, सिर्फ 6 रन. 19वें ओवर में सिर्फ 6 रन दिए. 20वें ओवर की बात करते हैं. 20th ओवर लास्ट ओवर जो था संदीप शर्मा ने डाला, सिर्फ 3 रन दिए और 3 विकेट भी लिए. 5 विकेट टोटल हो जाते हैं. उस ओवर में 3 विकेट आते हैं. आखिरी के 2 ओवरों में मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 9 रन आए हैं. एंड यू विल इन हाइंडसाइट क्वेश्चन कि क्या यहाँ पे मुंबई मैच हार गई? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब राजस्थान मैच जीती थी तो 8-9 बॉलें बची हुई थी. आई नो विकेट नहीं गिरे, बट जस्ट इमेजिन अगर ये 9 के जगह 29 रन होते, अगर 20 रन और हम लोग मार पाते हैं यहाँ पे, विच इज़ नॉट अ वेरी अनरीजनेबल आस्क. आज के टाइम पे आखिरी के 2 ओवर में 30-35 रन तो हर कोई मार ही रहा है. मैं कह रहा हूँ 29 भी मार देते अगर 14.5 की इकोनॉमी से, तो वो 20 रन शायद एंड में मैच फंसा गए होते. क्या पता, सोचने वाली बात है. मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट एक बेटर कंफर्ट जोन, एक क्वेश्चनिंग फैक्टर तो देती है मुंबई इंडियंस को. इन आखिरी के 2 ओवरों में आवेश खान और संदीप शर्मा, 2 इंडियन लोगों ने जो मैच पलट के दिया राजस्थान रॉयल्स के लिए, शायद ये गेम चेंजिंग मोमेंट था. कमिंग टू द सेकेंड इनिंग्स वेरी क्विकली, ठीक है. सेकेंड इनिंग्स बाय द वे, जो वो 3 विकेट लिए संदीप शर्मा ने, वो तिलक वर्मा, टिम डेविड वगैरह सब आउट हो जाते हैं. किसी ने अच्छी बैटिंग नहीं करी, हार्दिक पांड्या ने भी कुछ बहुत खास नहीं करा, तो उनके बारे में ज़्यादा बात करूंगा नहीं. जब बॉलिंग आती है, पावर प्ले स्टार्टिंग का शुरू होता है, उसके बाद बारिश हो जाती है, सबको पता ही है. पावर प्ले में 61 रन बनते हैं, एक भी विकेट नहीं गिरता. यशस्वी जायसवाल ओनली द सेकेंड टाइम आई थिंक दिस IPL जब आप पावर प्ले से ज़्यादा लंबी बैटिंग करे हो, वरना पावर प्ले के अंदर ही आउट हो जा रहे थे. बटलर का तो ऑफकोर्स भाई KKR वाले मैच के बाद फॉर्म तो अच्छा हो ही गया था, तो उनसे एक्सपेक्टेड ही था. ऑल्दो बटलर केम इन एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, डिड नॉट रियली हैव एन इम्पैक्टफुल इनिंग्स, आई वुड आर्ग्यू. ही वॉज द ओनली गाय हु गॉट आउट, ठीक है. 4 पेसरों को ट्राई करा गया था पावर प्ले के अंदर. पांड्या ने 4 पेसरों को ट्राई किया था, खुद ही पहला ओवर भी डाला था. बुमराह ने 2 ओवर डाले थे, उसमें सिर्फ वही इकोनॉमिकल था, बाकी तीनों पेसरों की पिटाई हुई है. नुमान तो सारा, हार्दिक पांड्या एंड एक और कौन पेसर था इनका, पता नहीं भाई, मेरे दिमाग से निकल गया. मतलब रिगार्डलेस पिटाई अच्छी खासी हुई है, तीनों पेसर्स की अच्छी खासी पिटाई हुई थी. बट उसके बाद बारिश आती है एंड देन यू वंडर कि यार अगर बारिश का चांस था, ऐसा तो नहीं कि आउट ऑफ द वे आई है, इट वॉज स्पिरिटेड की बारिश हो सकती है, तो वाई वुड यू नॉट वॉन्ट टू चेज फर्स्ट? यहाँ पे फिर से मैं हार्दिक पांड्या के डिसीजन को क्वेश्चन करना चाहता हूँ. मुझे समझ में नहीं आया कि क्या रीज़न था उसको करने का. रिगार्डलेस जब गेम रिज्यूम होता है, अब देखो आउटफील्ड पूरी गीली हो चुकी है, ठीक है, ड्यू वैसी ही पड़ती है, तो अब एक एडेड एक्सक्यूज है मिसफील्ड करने का. बट लेट मी टेल यू, ये तो मैं हर पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ आजकल, जिस भी टीम को एनालाइज कर रहा हूँ, भाई हर कोई इतनी गंदी फील्डिंग कर रहा है. अभी हम लोग CSK LSG वाले मैच की बात करेंगे इसके बाद, कितनी गंदी फील्डिंग हो रही है यार. और हर मैच में ऐसा लगता है कि गेम जो पलटता है ना, वो टर्निंग पॉइंट हमेशा पुअर फील्डिंग से ही आता है. यहाँ पर भी वही हुआ. पावर प्ले खत्म होने के बाद जो गेम रिज्यूम होता है, पीयूष चावला बॉलिंग करने के लिए आता है. पीयूष चावला विकेट भी ले लेता बटलर का. वंस अगेन ये इंग्लिश क्रिकेटर्स नॉट बीइंग एबल टू प्ले लेग स्पिनर्स, ये कहानी कभी खत्म होती ही नहीं है. पीयूष चावला गेट्स हिम, गूगली डाल के बड़ा अच्छा बोल्ड मारता है. बट फिर यशस्वी जायसवाल का कैच आता है भाई, एंड वो कैच छूट जाता है नेहल वधेरा से, एंड वो लॉलीपॉप कैच थी यार. एंड शायद मैच वो आखिरी 2 ओवरों में तो पलटा ही था जब राजस्थान बॉलिंग कर रही थी. ये एक और चांस था गेम का पलटने का, एंड यहाँ पे गेम कंप्लीटली यशस्वी जायसवाल और राजस्थान के फेवर में चला गया. इसके बाद से देयर वाज नो कमिंग बैक. मतलब
पीयूष चावला डिड ऑल ही कुड इन द 2 overs दैट ही बोल्ड. जब 6 से 10 ओवर के बीच की बात करें, यहाँ पे 34 रन आते हैं, विच इज़ नॉट टू गुड नॉट टू बैड, बट वो विकेट ना गिरना, और एक 34 का ना सिर्फ 28 रन होते हैं अगर वो आखिरी बॉल पे कैच हो गया होता तो. पीयूष चावला ने 10 ओवर की आखिरी बॉल डाली थी, उसी में यशस्वी जायसवाल का कैच छूट गया. कैच छूटा तो छूटा, छक्का भी हो गया. ठीक है. बाय द वे, वो जिस बॉलर को मैं भूल रहा था, मुझे अभी भी याद आया, वो क्वेटजी था. क्वेटजी ने बॉलिंग करी थी, क्योंकि क्वेटजी भी वापस भी आएंगे मैच में, इसलिए मेरे को एकदम से याद आया. मूविंग ऑन, यहाँ पे 2 ओवर नाबी से भी डाले गए थे विच वर क्वाइट इकोनॉमिकल, बट चावला वॉज द मेन गाय. चावला, आई वुड से अगर कोई एक पॉजिटिव पॉइंट था मुंबई की बॉलिंग में, इट वॉज चावला. अगले के 5 ओवरों में यहाँ पे गेम खत्म हो गया. 10 से 15 ओवर के बीच में गेम खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे फिर से कैचेस छूटते हुए हमें दिखे. टिम डेविड जैसा बंदा भी कैच छोड़ रहा है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई कांट इवन रिकॉल कितने लोगों ने कैच छोड़ा है. अच्छा, 2-3 ना छक्के भी पड़े थे, वो भी ऐसे थे, सैमसन ने भी मारे थे 1-2 छक्के, जो कि ऐसे टीज करते हुए गए फील्डर को एकदम, कि वो कैच तो नहीं होता उन पे, लेकिन कैच होने से बस इतना सा सेंटीमीटर दूर ऐसे टीज कर करके छक्के मारे. तो गेम इतना क्लोज था, इतने फाइन मार्जिन थे कि शायद अगर वहाँ पे लक थोड़ा सा मुंबई को फेवर कर गया होता, या फिर उन्होंने खुद अपने वो इजी कैचेस पकड़ लिए होते, तो यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता था उस मैच में. बट क्योंकि वो चांसेस नहीं पकड़े, तो ये 10 से 15 ओवर का जो फेस था, यहीं पे गेम खत्म भी हो गया. यशस्वी जायसवाल अल्टीमेटली गोज ऑन टू स्कोर 100. भाई, अ वर्ड ऑन यशस्वी जायसवाल, बिकॉज सैमसन तो नॉट आउट था एंड ही हैज बीन परफॉर्मिंग डिसेंटली दिस IPL. यशस्वी जायसवाल ने जो पिटाई करी है ना सबकी, मतलब इतना कम प्रेशर हो गया था बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग कि मैं आपको बताता हूँ. बीच में एक ओवर आया था बुमराह का, बुमराह ने नो बॉल डाली और उसको भी उस ओवर में 15 से ज़्यादा रन पड़े. इस IPL में हमने कितनी बार ये देखा कि बुमराह के एक ओवर में 15 से ज़्यादा रन आ रहे हो. यशस्वी जायसवाल ने खड़े खड़े छक्का मारा था एक. जस्ट गोज ऑन टू शो हिज क्वालिटी. अगर वो बंदा आ जाए खेलने पे तो कितना अच्छा खेल सकता है. नाबी की पिटाई करिए बाद में उसके यार. आई थिंक जितने भी लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि जायसवाल को नहीं होना चाहिए वर्ल्ड कप में, आई अंडरस्टैंड वेयर दीज गाइज आर कमिंग फ्रॉम, बट इट इज, यू कैन नॉट डिनाई दिस इज डेफिनेटली अ बिट रिएक्शनरी ऑल्सो. क्योंकि एग्जैक्टली 1 महीने पहले तक वो इररिप्लेसेबल था हर बंदे की स्क्वाड में, इररिप्लेसेबल. 5-6 मैचेस अच्छे नहीं गए बीच में, तो ऑल ऑफ अ सडन सबने कह दिया कि वो स्क्वाड में भी नहीं होना चाहिए. प्लेइंग इलेवन तो छोड़ो, स्क्वाड में भी नहीं होना चाहिए. आई थिंक वही ही हैज मेड हिज कम बैक एंड अब द ओनस इज ऑन हिम नाउ. अब उसको हर मैच में से परफॉर्म करना है, ताकि जो लोग डाउट कर रहे थे वो भी कन्विंस हो. दिस इज अ गुड स्टार्ट. सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन हैज स्टार्टेड विद 100, बट ही हैज टू कंटिन्यू दिस ओवर द नेक्स्ट 6 गेम्स एज वेल. मतलब सिर्फ एक मैच में 100 मार दी, फिर अगले मैचेस में कुछ ना करा तो भी कोई फायदा नहीं है. फिर जो लोग डाउट कर रहे हैं वो सही है, बट ही हैज टू कंटिन्यू दैट. Regardless, it was a great 100. You cannot deny this. Sanju Samson played a great role. As far as Mumbai is concerned, यार मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्या अब टाइम खत्म हो गया है. क्या ये फाइनली वो टाइम था जब हम लोग को कहना चाहिए कि मुंबई शायद अब क्वालिफाई नहीं करने वाली है. परहैप्स इट इज़ नॉट मेंट टू बी. अभी तक तो लग रहा था कि यार मुंबई चलो ठीक है, 3-4 गेम हारी है, हो सकता है अभी भी क्वालिफाई कर सकती है, कम बैक कर लेगी. बट जिस तरीके से ये मैच हारे हैं ना, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द लॉस बट अबाउट द वे इन विच दे लॉस्ट द गेम. बहुत ही डीमोरलाइजिंग सा लग रहा था कि हार्दिक पांड्या भी टू द पॉइंट कि मैं क्या करूं, क्लूलेस हूं मैं. इट इज़ नेवर अ गुड साइड व्हेन योर कैप्टन इज लुकिंग क्लूलेस. इट इज़ नेवर अ गुड साइड व्हेन तुम्हारे फील्डर्स वो फील्ड नहीं कर पा रहे जो कि उनसे एक्सपेक्टेड है. तुम्हारे बॉलर्स कोई प्रेशर क्रिएट करके ही नहीं दे पा रहे. दूसरी टीम तुम्हें वन साइडेड हरा रही है, एफर्ट भी नहीं करना पड़ रहा. तो मुंबई इंडियंस का कुड दिस बी एन एक्सेप्शन ये साल, जहाँ पे दे मे नॉट बी एबल टू मेक अ कम बैक. अब मेरे दिमाग में ये डाउट आने लग गया इस मैच के बाद. वंस अगेन अगर क्लोज हारते इस मैच को ना, तो फिर भी मैं मेंटेन करता कि नहीं यार कर जाएंगे क्वालिफाई. इस मैच के बाद पहली बार मेरे दिल में डाउट आया मुंबई इंडियंस को लेके इस सीजन कि शायद अच्छा भाई शायद सही में नहीं कर पाएंगे क्वालिफाई. एंड अगर एक मैच और हार जाते हैं ना, तो सिचुएशन सही में बहुत सीरियस हो जाएगी. 2 मैचेस KKR के हैं उनके, जो कि उनके फेवरेट होते हैं मेरी टीम के अगेंस्ट ही. एंड वहाँ पे आई वुड ऑलवेज फैंसी मुंबई इंडियंस टू विन दोज गेम्स. बट अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो KKR की टीम वन ऑफ द बेस्ट है इस साल. ठीक है. एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इजी टू बीट KKR. आई नो वो राइवलरी हमेशा ऑन पेपर मुंबई को फेवर करती है. भाई कुछ जादू टोटका भी हो जाता है KKR के साथ, पता नहीं क्या मेंटली हार जाते हैं आने से पहले. अगर ऐसा हो जाए तो कोई वो मतलब कोई सरप्राइज नहीं है. बट आर यू टेलिंग मी कि KKR के पास चांस ही नहीं है मुंबई को हराने का इस स्क्वाड के साथ, एंड मुंबई का जो फॉर्म चल रहा है. तो आई थिंक मुंबई के लिए जो 2 पॉसिबली सबसे ईजिएस्ट गेम्स हो सकते थे मेंटली स्पीकिंग, शायद वो भी मुश्किल हो जाएंगे.
एंड अगर वो मुश्किल हो रहे हैं तो फिर बाकी भाई एलएसजी से आपको मैचेस खेलने जो कि अभी चेन्नई को 2 बार हरा के आ रही है, वो आसान नहीं होने वाले। दिल्ली विल्ली को भी आप हरा दोगे तो चलो समझ में आता है, बट those 4 games, 2 against KKR and 2 against LSG, it is a big ask to win those games. देखते हैं कि क्या कर पाती है मुंबई की, नहीं थोड़ा मुश्किल लगने लग गया मुझे। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट CSK वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। ये मैच अभी आई थिंक दोनों का लास्ट मैच भी एक दूसरे से ही हुआ था 3-4 दिन पहले, एंड वहां पे लखनऊ के घर पे वो मैच था एकाना स्टेडियम में। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उस मैच में कि चेन्नई हार जाएगी, बट लखनऊ ने वंस अगेन हराया तो हराया, लेकिन जो वन साइडेड तरीके से हराया ना वो मैच, वो बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए। मैं बड़ा खुश था कि लखनऊ ने सबको गलत प्रूफ करा, इंक्लूडिंग मी। बट इस मैच में वंस अगेन ऑल्दो CSK वो मैच वन साइडेड हारी थी, इस मैच के शुरू होने से पहले मुझे अभी भी लग रहा था कि चेन्नई ये मैच जीतेगी, एंड आई थिंक सबको ये लग रहा था लास्ट के 2 ओवर से पहले तक, ठीक है। क्योंकि चेपॉक पे यार इट इज़ अ फोर्ट्रेस फॉर चेन्नई। किसी भी टीम का होम रिकॉर्ड जो बेस्ट है ना वो चेन्नई का ही है चेपॉक पे, उससे बेटर किसी का भी रिकॉर्ड नहीं है, किसी भी IPL टीम का नहीं है। एंड जिस तरीके से बैटिंग करी थी उस पिच पे 200 बनाना चेपॉक में, ये हिस्टोरिकली दिस इज द बिगेस्ट चेज एवर इन द हिस्ट्री ऑफ IPL एट द चेपॉक। ये हिस्ट्री क्रिएट हुई है हमारे सामने। तब मुझे तो लग रहा था कि मतलब मुंबई कह रहा हूँ चेन्नई जीती जाएगी यार मोस्ट लाइकली, बट जिस तरीके से LSG ने हराया है ना, मैंने IPL शुरू से पहले कहा था कि LSG इज वन ऑफ द जेन्युइन अंडरडॉग्स फॉर द प्लेऑफ्स। कोई बड़ी बात नहीं कि वो सही में क्वालिफाई कर भी जाए भाई। राइट नाउ दे आर कंफर्टेबली सिटिंग एट नंबर 4। चेन्नई अब थोड़े मुश्किल में आ गई है, 8 में से 4 मैच जीती है, 4 हारी है। कैसे हुआ ये एग्जैक्टली डिस्कस करते हैं। टॉस जो है वो लखनऊ जीतती है। आई थिंक इट वॉज अ क्रूशल टॉस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉस था। टॉस जीत के बॉलिंग करना, हमने KKR वाले मैच में देखा था कैसे टॉस के चलते हुए थोड़ा फर्क पड़ गया था। जब ड्यू आ गई थी सेकंड इनिंग्स में तो वो एडवांटेज, अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है। एंड तब ना मैंने वीडियो बनाई थी एंड मैंने ये भी कहा था कि भाई ये सब बहाने मत दिया करो, एंड वो बात आज भी प्रूवन है। कोई भी चेन्नई का बंदा ही मेरे से ये कहेगा ना आकर कि हम लोग टॉस की वजह से मैच हार गए, तो देन दैट इज अ वेरी रॉन्ग एनालिसिस। आर यू टेलिंग मी कि दीपक चहर ने जो कैचेस और मिसफील्ड्स करे हैं, जो चेन्नई ने एज अ टीम इतनी गंदी फील्डिंग करी है, वो कोई रोल नहीं प्ले कर रहा था? आर यू टेलिंग मी कि अगर वो कैचेस पकड़ लिए होते तो लखनऊ जीत गई होती है मैच? पिच और कंडीशंस आपको फेवर कर सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं, बट आपको मैच कभी नहीं जिता सकते। ये बहुत बड़ी विक्टिम मेंटालिटी है सोचना कि अगर टॉस हार गए तो इसीलिए चेन्नई मैच हार गई। मैंने अपनी टीम के लिए खुद बोला था जब हम चेन्नई से हारे थे, तो आज तो मैं चेन्नई के लिए भी बोलूंगा। अगर आप ये सोच रहे हो बीइंग अ चेन्नई फैन कि टॉस हार गए इसलिए मैच हार गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, जब KKR और चेन्नई का मैच होता तो काफ़ी KKR फैंस बोल रहे थे कि यार ये चेन्नई की डर्टी ट्रिक्स हैं कि पिच ऐसी बना दी जो सेकंड इनिंग्स में बेटर हो जाए, एंड फिर इसीलिए हम लोग हार गए। एंड दैट वाज आल्सो वेरी डम आर्ग्यूमेंट, बिकॉज टॉस तो चेन्नई के हाथ में नहीं है ना। तो चेन्नई का टॉस हारने का चांस उतना ही है जितना KKR का भी है। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, मैथ सबने बचपन में पढ़ी है, 50-50। तो अगर चेन्नई टॉस हार जाती तो KKR फील्डिंग कर लेती। आज टॉस हार गया, आज LSG ने फील्डिंग कर ली, तो जो फेवर चेन्नई को मिलना चाहिए था बाय विनिंग द टॉस, वो एकदम ही उल्टा भी हो गया ना। तो ऐसे में इट इज नेवर अ विनिंग बैटल फॉर द होम टीम टू क्रिएट अ पिच जो कि सेकंड इनिंग्स में इतनी चेंज हो जाए या फिर ड्यू इतनी ज़्यादा आ जाए। तो वो सोचना कि चेन्नई जानबूझ के पिच बनाती है, वो ऐसा भी नहीं होता है। वो अपने लिए गड्ढा खोदेंगे वरना। तो पिच की तो जहां तक बात थी, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी होगी उसके ऊपर, तो ये तो मैंने क्लैरिफाई कर दिया। डोंट ब्लेम द पिच, डोंट ब्लेम द कंडीशंस। अगर आपने अपना गेम सही से खेला होता आप ये मैच जीत गए होते। हिस्ट्री में आज तक इतनी बड़ी चीज़ कभी नहीं हुई थी, ठीक है। अगर हम लोग टीम की बातें करें, लखनऊ जो है वो एकदम सेम टीम के साथ जा रही थी। क्विंटन डिकॉक, KL राहुल, स्टॉइनिस खेल रहे थे लेजेंडरी इनिंग्स आज तो। पर्डिकल एज एन इम्पैक्ट प्लेयर अंदर आया था, मुझे समझ में नहीं आया क्यों भाई, मतलब मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, उसको भी डिस्कस करेंगे। निकोलस पूरन ऑफ कोर्स द बेस्ट प्लेयर ऑफ LSG, दीपक हुडा, आयुष बदोनी, कृणाल पांड्या, मैट हेनरी ने मुझे बहुत इंप्रेस करा आज, उनकी बात भी करूंगा। रवि बिश्नोई, मोहसिन खान एंड यश ठाकुर ऑफ कोर्स। अगर मैं चेन्नई की बात करूं, रहाने और गायकवाड़ आज ओपनिंग कर रहे थे। क्यों? क्योंकि रचिन रविंद्र को हटा दिया भाई फाइनली। ये बहुत बड़ी कॉल थी। ऑल्दो फेयर है, बिकॉज एक स्टार्ट था कि पिछले 5 मैचेस में उसकी एवरेज 10 की थी, तो बहुत गंदा चल रहा था सीन। एंड अगर चेन्नई ने रचिन रविंद्र को बेंच कर दिया तो भाई KKR क्या सोच रही है स्टार्क को बेंच करने से पहले, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। चेन्नई विच इज नोन टू बैक देयर प्लेयर्स टिल द एंड, अगर वो बेंच कर सकते अपने प्लेयर्स को, तो भाई KKR प्लीज बेंच स्टार्क। बट आई थिंक दिस वॉज अ बिग कॉल एंड इसका फायदा भी मिला चेन्नई को फॉर श्योर। डैरन मिचेल एट नंबर 3 क्वेश्चनेबल।
जडेजा एट नंबर 4 क्वेश्चनेबल, शिवम दुबे आते हैं, MS धोनी थे आज. दिस मेंट एक वेरी इंटरेस्टिंग चेंज था चेन्नई के लिए. अगर धोनी एट नंबर 7 आ रहा है, दिस क्लियरली मीन्स कि आपकी जो बैटिंग डेप्थ है ना वो आपने थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करी है. यूजुअली ऑन पेपर समीर रिजवी भी होता था तो नंबर 8 पे धोनी होता था. अब ऑफकोर्स धोनी का वो है कि वो ऊपर भी बैटिंग करने आ सकता है अगर आखिरी में 2-3 बॉल ही बचे हो, बट ऑन पेपर की बात कर रहा हूँ मैं. बिकॉज फिर मोइन अली है, फिर धोनी है नंबर 7 तक, उसके बाद बॉलिंग ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं. दीपक चहर है, शार्दुल ठाकुर है, तुषार देशपांडे फिर आएगा, एंड अपना पथिराना एंड मुस्तफिजुर रहमान इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट प्लेयर सब मिलाकर. बेसिकली आपने नंबर 7 के बाद 2 बॉलिंग ऑलराउंडर्स ले रखे हैं, बट इससे पहले तक क्या था, नंबर 8 का आपके पास प्रॉपर बैटिंग हुआ करती थी. तो आपने बैटिंग डेप्थ में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग करा है. मैं इस चेंज को वेलकम करता हूँ. मुझे लगता है ये चेंज पॉजिटिव था, बिकॉज शार्दुल ठाकुर एंड दीपक चहर टुगेदर एट नंबर 8 एंड 9 इज गुड इनफ. बहुत बैटिंग डेप्थ वैसे भी है, तो इतनी डेप्थ रखने की जरूरत थी नहीं बैटिंग में. इससे अच्छा अपनी बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग कर लेते. मैंने लास्ट प्रीव्यू में भी यही कहा था चेन्नई के लिए. तो आई एम इन सपोर्ट ऑफ द डिसीजन. अगर हम लोग मैच की बात करें, ठीक है, लेट्स कम टू द मैच. पहले पावर प्ले में बनते हैं 49 रन्स एंड एक विकेट गिरता है रहाणे का, एंड वो जो कैच पकड़ा है KL राहुल ने, दिस कुड परहैप्स बी द बेस्ट कैच बाय अ विकेट कीपर दिस सीजन सो फार amongst all the names that are in contention for the World Cup for the wicket keeping slot, be it Rishabh Pant, be it Ishan Kishan, be it Sanju Samson, कुछ लोग ध्रुव जुरैल, जितेश शर्मा का भी नाम ले रहे हैं. KL राहुल ने आउट ऑफ नोवेयर अभी तक का बेस्ट विकेट कीपिंग कैच पकड़ा है फॉर श्योर. दैट कैच वाज एब्सोल्यूट, मतलब पीक ऑफ अ कैच जो होता है ना, हमने वो देखा आज. एंड उसके चलते हुए रहाणे बहुत ही जल्दी आउट हो जाता है. डैरेल मिचेल बैटिंग करने के लिए आता है, हु वाज वंस अगेन स्ट्रगलिंग. आई डू नॉट गेट why he is not able to play. I don't even expect a lot of runs. Why he is not able to play at a good strike rate. That is the basic expectation to have from any guy in this modern age. I think Darren Mitchell की बैटिंग तो ना अभी थोड़ी सी लाइबिलिटी वाली लग रही है. मतलब माइट इज वेल ट्राई मोइन अली अब द ऑर्डर, अगर इतना ही मन दे तो वो बंदा कर लेता नंबर 3 पे बैटिंग. लास्ट सीजन भी कर रखी है उसने. तो डैरेन मिचेल को ला के वहाँ पे गेम थोड़ा स्लो करना, आज किस्मत अच्छी थी बिकॉज गायकवाड इतने तगड़े फॉर्म में था ना कि उसने रन रेट को पूरा इररिलेवेंट ही बना दिया. इतना अच्छा खेल रहा था स्ट्राइक रेट से वो. 49 रन जो पावर प्ले बने ना, उसमें से 37 रन सिर्फ और सिर्फ गायकवाड के थे. इतना बढ़िया खेला है वो. एक बार फिर से हम देखते हैं कि कैचेस जो छूट रहे हैं इस मैच में भी बहुत हद तक कैचेस छोड़े दोनों टीम्स ने. पावर प्ले के अंदर ही डैरेल मिचेल का एक कैच छोड़ देता है यश ठाकुर, ऑल्दो उसी को फिर वो दोबारा आउट भी कर देता है डैरेल मिचेल को ही, तो ज़्यादा ब्लेम नहीं आया उसके ऊपर. बट नॉनदलेस इसके बाद जब 10 ओवर खत्म होते हैं तो 85 फॉर 2 हो चुकी थी टीम. जडेजा बैटिंग करने आए थे नंबर 4 पे. आई थिंक अभी पिछले मैच में थोड़ा प्रॉमिस दिखाया था एज अ बैट्समैन. वंस अगेन इस इनिंग के बाद मैं दोबारा डाउट में आ गया हूँ कि अक्षर पटेल को खिलाना चाहिए वर्ल्ड कप में या फिर जडेजा को. देखो बॉलिंग दोनों ठीक कर रहे हैं, बॉलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फील्डिंग दोनों बहुत अच्छी करते हैं. बैटिंग में ना अक्षर पटेल चल रहा है ना जडेजा चल रहा है. इंडिया की टीम के लिए बैटिंग डेप्थ वैसी ही नहीं है वर्ल्ड कप में. अब उसमें अगर हमारे जो एक इकलौते ऑलराउंडर वाला स्पॉट होने वाला है, अपार्ट फ्रॉम अगर हार्दिक पांड्या खेलते कि नहीं, अगर वहाँ पे लोग बैटिंग ही नहीं कर पाएंगे तो हमारी ऑलरेडी शॉर्ट एंड बैटिंग लाइनअप और छोटी हो जाएगी. तो जडेजा ने जो इनिंग्स खेली आज, इट वॉज हॉरेंडस यार. मतलब आई लव जडेजा, मुझे लगता है कि बहुत अंडररेटेड प्लेयर है, उसको तो क्रेडिट नहीं दिया जाता. बट आज तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है. उसकी स्ट्राइक रेट ना, जब 10 ओवर खत्म हो गए थे, आधा मैच खत्म हो गया था, तब उसकी स्ट्राइक रेट 100 से कम की दी. इट इज़ अनएक्सेप्टेबल. इतनी बैटिंग डेप्थ होने के बाद जब नंबर 9 तक लोग बैटिंग कर सकते हैं आपकी टीम पे, और पिच इतनी अच्छी है. बाय द वे पिच जो है कोई कितना भी कह ले, अगर आप 200 रन बना रहे हो, 210 रन बना रहे हो, वो चेज भी हो रहा है. वंस अगेन आई वुड से ये सब बहाने होते हैं कि पिच थोड़ी फंसेगी, ऐसा होगा वैसा होगा. अगर 420 रन बन रहे हैं मैच में तो पिच अच्छी ही है बैटिंग के लिए भाई, बहुत अच्छी है पिच बैटिंग के लिए. तो यहाँ पे ये स्ट्राइक रेट बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है. कृणाल पांड्या स्टॉइनिस यहाँ पे बॉलिंग कर रहे थे. 36 रन आते हैं इस फेज में, ऑलमोस्ट 9 रन एवरी ओवर. मेन जो पिटाई होती है वो बिश्नोई और स्टॉइनिस की होती है. कृणाल पांड्या एक्चुअली बोल्ड प्रिटी वेल, ठीक है, बट अल्टीमेटली इसके बाद हम देखते हैं कि मोहसिन खान जडेजा को आउट कर देता है. एंड 15 ओवर के खत्म होने तक 135 रन बन चुके थे. सिर्फ जडेजा का विकेट गिरा था, 3 विकेट गिरे थे टोटल, विच मेंट कि शिवम दुबे बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं. ठीक है, शिवम दुबे ने आते ही जो पिटाई शुरू करी है, जो थोड़ी भी सरदर्दी थी ना गायकवाड के ऊपर जब जडेजा बैटिंग कर रहा था, स्ट्राइक रेट को लेके, रन रेट को लेके,
वो सारा का सारा शिवम दुबे ने दूर कर दिया। इनफैक्ट सिंगल हैंडेडली जडेजा और डायल मिचेल की इनिंग्स को कॉम्पनसेट करा शिवम दुबे ने। आज जो 210 रन बने हैं ना चेन्नई के, जितना बड़ा हाथ है उसमें गायकवाड़ का है क्योंकि खुद तो 100 मारी ही है, आई थिंक उतना ही बड़ा हाथ यहाँ पे दुबे का भी है। ऑन पेपर रन उसके कम होंगे, बट जो इम्पैक्ट दुबे ने क्रिएट करके दिया है ना, उसका फायदा चेन्नई को तो मिला ही मिला है, इवन गायकवाड़ को मिला है भाई उसका फायदा। मुझे नहीं लगता गायकवाड़ की 100 हो पाती है अगर शिवम दुबे इतना केयरफ्री होकर दूसरे एंड पे खेलता, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता। शिवम दुबे ने वंस अगेन द वे ही हैज बैटेड, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। बिश्नोई और कृणाल पांडे ने दोनों ने मिला के 4 ओवर फेंके। मुझे समझ में नहीं आ रहा बाकी ऑपोजिशन टीम के कैप्टन इतना क्या डरे हुए हैं शिवम दुबे से कि वो स्पिनर से बॉलिंग ही नहीं कराना चाहते। इसके चलते में पता क्या हुआ, स्टॉइनिस को जबरदस्ती 4 ओवर डालने पड़े और वो आई थिंक 45-47 रन कुछ खाया 4 ओवरों में। तो आई थिंक यहाँ पे केएल राहुल ने कैप्टनसी सही नहीं करी। ये एक चीज थी जहाँ पे मैं केएल राहुल की कैप्टनसी को क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि ठीक है मैं समझता हूँ कि शिवम दुबे बहुत क्लीन हिटिंग कर रहा है इस टाइम पे, बट जहां पे एक वो थ्रेट है ना पिटने का, वही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है विकेट लेने की। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका चहल है। पिटाई तो वैसे वो पेसर की भी कर रहा है आज के टाइम पे। मुझे लगता है ये एक मिथ है आज के टाइम पे कि शिवम दुबे पेसर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है। आज के टाइम पे तो पेसर्स को भी उतना ही पीट रहा है वो। आज उसने 250 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी है। क्या कर लिया तुमने स्पिनर्स को हटाकर? मुझे लगता है स्पिनर्स को लाते तो शायद एक आउट होने का चांस तो मिलता ही। तो टैक्टिकली आई वुड वांट टू सी कैप्टन्स ऑफ द ऑपोजिशन टीम टू टेस्ट मोर स्पिनर्स अगेंस्ट शिवम दुबे। सिर्फ पेसर से नहीं होने वाला, वो नहीं आउट हो रहा आजकल, बाउंसर पे आउट नहीं हो रहा वो आजकल, भूल जाओ उसको। सो मुझे समझ में नहीं आया ये क्या था लॉजिक यहाँ पे। बट जब 20 ओवर खत्म होते हैं 210 रन बन जाते हैं यार। सिर्फ शिवम दुबे अल्टीमेटली रन आउट होता है लास्ट ओवर में, वो भी, वरना गायकवाड़ एंड दुबे ने जो बैटिंग करी है इन लेस देन 50 बॉल्स उनकी 100 की पार्टनरशिप हो चुकी थी। गायकवाड़ ने जो 100 मारी, अभी हमने जायसवाल की बात करी पिछले सेगमेंट में, गायकवाड़ वंस अगेन, ये जो सारे इंडियन ओपनर्स हैं जो कि धीरे धीरे एकदम से फॉर्म में आ रहे हैं राइट नाउ, 4 पीपल हु आर इन कंटेंशन फॉर द ओपनिंग स्लॉट इन द वर्ल्ड कप, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जायसवाल एंड गायकवाड़, चारों ने 100 मार दिए। कोई बड़ी बात नहीं, गिल भी 100 मार देगा अभी। सब 100 मार रहे हैं भाई। दिस इज अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडियन टीम कि ऑल्दो अब सिलेक्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट भाई प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी ने कभी किसी को कहीं मना करा यार, कोई बुरी बात तो होती नहीं है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा देख के कि गायकवाड़ ने भी ना ही से 100 मारी। पहली बात तो ये कि 100 मारी तो मारी बहुत अच्छी बात है। स्ट्राइक रेट जो थी उसकी, मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है, कोई इस बात को डिनाई नहीं कर सकता, गायकवाड़ जिस स्ट्राइक रेट से खेलता है एवरेज पे, ऑन एन एवरेज, it is a bit below par as per the modern T20 standards, the ideal modern T20 standards. But आज जो उसने बैटिंग करी है ना, it was every single bit of the modern T20 game that you want to see. Exactly वैसी बैटिंग करके दी है। अगर वो ऐसे टेम्पलेट पे बैटिंग कर सकता है रेगुलरली, तो डेफिनेटली T20 में तो उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है भाई। Especially when Virat Kohli and Rohit Sharma make way for the youngsters. For sure he could be a contender to open the innings for India. सो ऑल एंड ऑल आई थिंक फिर वो धोनी लास्ट में एक बॉल खेलने के लिए आ जाता है, ही स्कोर्स अ बाउंड्री। बाय द वे धोनी के लिए भी मैं एक चीज़ कहूँगा बिफोर मूव टू द सेकंड इनिंग्स। देखो मीम्स तक तो ठीक था, ठीक है, मजाक उड़ा रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सब समझ में आता है, बट द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन इज कि धोनी, एंड आई एम सरप्राइज टू बी वेरी ऑनेस्ट, 1 साल से क्रिकेट नहीं खेला वो बंदा, इंजरी के रिहैब में था वो जिस तरीके की फिनिशिंग कर रहा है ना हर मैच में, वो एक पॉइंट तक चलो मजाक समझ में आता है, बट एक्चुअली में बहुत तगड़ी है भाई। मतलब हर मैच में अगर आप आके लास्ट के 1-2 ओवर खेल के 25-30 रन बना दे रहे हो, आज भी एक बॉल खेल के चौका मार दिया, अगर आप आधा आईपीएल हो चुका और हर मैच में ऐसा कर रहे हो, तो आपको फिर सोचना पड़ेगा भाई कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये लक नहीं है, फिर वो जेन्युइनली अच्छी बैटिंग कर रहा है। एंड अगर वो ऐसे ही रोल में खेलता आ रहा है तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर रैना ने जो कहा है कि ही इज़ नॉट रिटायरिंग दिस ईयर, शायद वो सच हो, शायद वो 1-2 सीजन और खेले इफ ही इज प्लेइंग लाइक दैट। बट एनीवे, मूविंग टू द सेकंड इनिंग्स, एक बहुत ही बिलो पास स्टार्ट होती है फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स बिकॉज दोनों ही ओपनर्स जल्दी आउट हो जाते हैं। लेट्स डिस्कस दिस। 45 for 2 होती है पावर प्ले में लखनऊ सुपर जायंट्स। अ वेरी पुअर स्टार्ट, विकेट भी गिर जाते हैं, इकोनॉमी क्या, रन रेट भी बहुत अच्छी नहीं होती है। क्विंटन डिकॉक तो चलो पहले ओवर में आउट हो गया, सो हो गया। देखो केएल राहुल का ऑन पेपर स्ट्राइक रेट कुछ खास नहीं था, बट मैंने एक चीज नोटिस करी है, हर्षा भोगले ने उससे पोस्ट मैच इंटरव्यू में ये बात भी करी थी, ऑन पेपर स्ट्राइक रेट नहीं अच्छी हुई बिकॉज बीच में डॉट बॉल थोड़ी ज्यादा हो गई। बट इफ यू नोटिस
KL Rahul is showing more intent than ever before to score the boundaries. अब इसके चलते हुए शायद वो सिंगल्स को थोड़ा इग्नोर कर दे रहा है एंड वो एक हेल्दी कॉम्बिनेशन उसको लाना पड़ेगा इवेंचुअली. बट उसने खुद भी कहा कि मैं कॉन्शियसली ट्राई कर रहा हूँ. आई हैव रियलाइज कि पिछले 1-1.5 साल में T20 का जो गेम है वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है एंड एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुकी हैं. प्लस इम्पैक्ट प्लेयर भी है तो बैटिंग डेप्थ का कोई टेंशन नहीं है, तो हम ऑल आउट जा सकते हैं स्टार्टिंग से ही. एंड सो आई एम ट्राइंग टू अडॉप्ट टू दैट लेवल ऑफ द गेम. इट इज़ नाइस टू सी. मतलब देखो KL राहुल को ना बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, मैं भी बहुत क्रिटिसाइज कर चुका हूँ, बट आई हैव ऑलवेज सेड दिस कि मेरे दिल में ना एक बहुत ही सॉफ्ट स्पॉट है KL राहुल के लिए. बिकॉज वो कैसी परफॉर्मेंस कर रहा हो, आई थिंक एफर्ट पूरा देता है एंड आई लाइक द गाय ऑल्सो. नो टैंट्रम्स, नो एटीट्यूड, ऑलवेज ट्राइज टू वर्क हार्ड, ऑलवेज ट्राइज टू गिव हिज बेस्ट फॉर द टीम. हाँ, मैं समझता हूँ कि भाई कई बार वो चोक कर जाते हैं, जो हो जाता है, स्ट्राइक रेट इशूज़ होते हैं, वर्ल्ड कप फाइनल में ऐसा करा वैसा करा, बट यू कैन नॉट हिट द गाय. ये फैक्ट है. एंड आई अप्रिशिएट दैट एटलीस्ट ही इज ट्राइंग टू चेंज. यू नो, आई थिंक ही इज ओवर 30 नाउ, एंड इन दिस फेज ऑफ हिज करियर, although it is supposed to be his prime, by the way, early 30s तो prime ही होते हैं, but the fact that he is trying to change the way he approaches the game, I think he deserves a bit credit there. Regardless, वो आउट जल्दी हो जाता है. एंड इसके चलते हुए स्टॉइनिस जो है ना, वो नंबर 3 पे बैटिंग करने आया था आज. KL राहुल से ये भी पूछा गया था कि इसके पीछे का क्या इंटेंशन था, एंड आई वॉज सो हैप्पी विद द आंसर दैट ही गिव. ये हम लोग हर मैच के एनालिसिस में बोलते आ रहे थे इससे पहले कि ये LSG की टेंडेंसी है कि इसका KL राहुल, क्विंटन डिकॉक और पर्डिकल तीनों को ऊपर साथ में भेज दो, फिर बीच में 1-2 हिटर एकदम साथ में ले आओ, स्टॉइनिस पूरन को, फिर बाकी सारे एंकर्स को दोबारा साथ में ले आओ, बदोनी, कृणाल पांड्या, इन सबको. कृणाल पांड्या तो चलो क्या ही है. उसने कहा कि यार वी रियलाइज्ड कि हमें थोड़ी और फायर पावर चाहिए पावर प्ले के अंदर, एंड सो एन एक्सप्लोजिव बैट्समैन एट नंबर 3 वॉज नीडेड. इसके चलते हुए स्टॉइनिस नंबर 3 पे आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देवदत्त पडिक्कल एज एन इम्पैक्ट प्लेयर नंबर 4 पे आ रहा है. मुझे समझ में नहीं आया डिसीजन क्या था. अ वेरी हॉरेंडस इनिंग्स बाय देवदत्त पडिक्कल, पूरा मोमेंटम खराब कर दिया था बीच में. आई नो आई एम बीइंग हार्श, बट सच्चाई बोलनी पड़ेगी यार. 100 से कम की स्ट्राइक रेट जब आप 210 चेस कर रहे हो, सेकेंड इनिंग्स में खेल रहे हो, तो पिच का भी बहाना नहीं है. आई थिंक ही वॉज कंप्लीटली आउटप्लेड इन दिस गेम. एंड जिस तरीके से आउट होता है ना, उसकी बात करेंगे अभी. जब 10 ओवर खत्म होते हैं, 83 रन बन चुके थे, विच मेंट कि 38 रन आते हैं 6 से 10 ओवर के बीच में. इट वॉज गुड, इट वॉज डिसेंट. इट वॉज ऑल थैंक्स टू मोइन अली, जिसकी 2 ओवर में बहुत पिटाई हो जाती है. स्टॉइनिस की 50 हो चुकी थी यहाँ तक. पर्डिकल के जब 10 ओवर खत्म हो गए थे LSG के, 16 बॉलों में सिर्फ 12 रन थे. इमेजिन कितना प्रेशर था स्टॉइनिस पे दूसरे एंड से कि नेट रन रेट को कॉम्पनसेट करें एंड रिक्वायर्ड रन रेट के साथ लेवल पे रखें, विच इज़ वाई दैट इनिंग्स इज सो स्पेशल. जब 15 ओवर खत्म होते हैं, ठीक है, 137 for 3 थी LSG, जो एक विकेट गिरता है और पर्डिकल का ही गिरता है, क्योंकि फिर पूरन आ गया था बैटिंग करने के लिए, वो तो बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा था. जिस तरीके से पूरन आउट हुआ है, पर्डिकल आउट हुआ है, देखो मैं यूजुअली ना विकेट्स जो गिरते हैं, जो डिसमिसल्स होते हैं बैट्समैन के, उनको टैक्टिकली ज़्यादा एनालाइज नहीं करता हूँ T20 फॉर्मेट में. जब हम टेस्ट मैचेस के लिए पॉडकास्ट बना रहे होते हैं, तब तो मैं पूरा सेटअप डिस्कस करता हूँ अच्छे से, कैसे सेटअप हुआ, कैसे टैक्टिकली बीट हुआ, टेक्निकली क्या कमी रह गई. बट T20 में इतना पॉइंट होता नहीं करने का. बट मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, आई ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल फॉर यू. अगर आप नोटिस करो, पर्डिकल जिस तरीके से आउट हुआ है पथिराना पे, बोल्ड हुआ है बेसिकली, ही कंप्लीटली मिसजज्ड द लाइन. कंप्लीटली मिडिल लेग की बॉल को जब वो फेस करने जा रहा है, एज अ बैट्समैन बेसिकली यू ऑलवेज हैव टू कवर योर स्टम्प्स. उसके बाद आप सीधा खेलो या फिर इसको रोल करके मिड ऑन पे, मिड ऑफ पे खेल दो, मिड ऑफ कह रहा हूँ, मिड विकेट पे खेल दो. दैट इज अप टू यू एज पर द डिमांड ऑफ द T20 गेम. बट अगर आप देखो, जब वो आउट हुआ है, उसके दोनों के दोनों पैर इतने ज़्यादा बाहर थे कि उसके तीनों विकेट दिख रहे थे. ही डिड नॉट कवर द स्टम्प्स एट ऑल. इसका क्या मतलब है? उसने हाथ से बॉल की लाइन को बिल्कुल ही मिसरीड कर दिया, बिल्कुल ही जज नहीं कर पाया. ऑफकोर्स इसमें पथिराना का जो वियर्ड एक्शन है उसका भी कुछ रोल था, बट मिडिल लेग की बॉल को अगर आप बोल्ड हो रहे हो ना, मतलब ऑफ स्टंप की बॉल पे या फिर फोर्थ स्टंप की बॉल पे अगर आप आउट होते हो, तो तब आप कहते हैं ना, जैसे विराट कोहली के लिए कहते हैं कि स्टंप्स कवर करके नहीं खेलता, इसलिए फिर दूर से बॉल को निक कर देता है. बट लेग स्टंप की बॉल जो कि ऑलरेडी आपकी बॉडी पे है, उसको भी आप हट के खेल रहे हो. एंड ऐसा भी नहीं कि हट के कोई आड़ा टेढ़ा शॉट मारने जा रहे थे, सीधा खेलने जा रहा है. इट क्लियरली मीन्स दैट ही कंप्लीटली मिसजज्ड द लाइन एंड कंप्लीटली शोज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. आई होप दैट गाइज डज वेल यार. मतलब अभी इंडिया के लिए भी खेला था टेस्ट मैच, तो डिसेंट खेला था. अभी एकदम से आउट ऑफ फेवर सा ही हो जाएगा ऐसे तो यार.
रिगार्डलेस पूरन बैटिंग करने के लिए आता है, ही डज रियली वेल. वंस अगेन आई विल ऑलवेज रीआइटरेट दिस, मेरे लिए अभी तक आधा IPL हो चुका है LSG का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर. MVP जो है ना वो पूरन ही है. रन रेट को काफ़ी इंप्रूव कर दिया था स्टॉइनिस के साथ आकर. 54 रन जो है इस फेज में बनते हैं 10 से 15 ओवर के बीच में. कैच पता क्या, पथिराना यहाँ पे 2 ओवर डालता है, सिर्फ और सिर्फ 14 रन खाता है, सिर्फ 14 रन, जस्ट 7 रन एवरी ओवर. ये बहुत बड़ा फैक्टर था यहाँ पे गेम चेंजिंग, बिकॉज इसके चलते हुए ना आखिरी के 5 ओवरों में यू रिक्वायर्ड आई थिंक कितना 73 रन रह गए थे, 74 रन रह गए थे. तो बहुत ज़्यादा हो जाता है यार, मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट 15 रन एवरी ओवर. बहुत बड़ी आस्क है ये. रिगार्डलेस वी ऑल नो LSG जीती, बट कैसे जीती? ठीक है, शार्दुल ठाकुर को 16th ओवर दिया जाता है. भाई गायकवाड की कप्तानी पे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ. जब दीपक चहर ने से पहले 2 ओवर डाले थे एंड बहुत इकोनॉमिकल थे, आई थिंक सिर्फ 8-9 रन दिए. जडेजा ने बड़ी इकोनॉमिकली बॉलिंग करी. ऑफकोर्स जडेजा को तो आखिर के 5 ओवर में एक भी ओवर नहीं दिया जाएगा, समझ में आता है मुझे, स्पिनर है वो. बट दीपक चहर से क्यों नहीं बॉलिंग कराई, शार्दुल ठाकुर से बॉलिंग क्यों कराई थी? आई एम क्यूरियस टू नो कि उसके पीछे का धोनी का डिसीजन था या गायकवाड का था या फिर क्या थिंकिंग थी उसके पीछे की. आई एम जेन्युइनली क्यूरियस टू नो, बिकॉज शार्दुल ठाकुर वो 16 ओवर डालता है द फर्स्ट ओवर ऑफ द डेथ फेज, एंड वहाँ पे जो पिटाई खाता है, आई थिंक 15-20 रन खाता है वहाँ पे कुछ, तुरंत वहाँ से मोमेंटम बदल गया, तुरंत के तुरंत. सो मच सो कि आखिरी 2 ओवर जो थे, एक पथिराना का था, एक मुस्तफिजुर रहमान का था, जो कि अभी तक इससे पहले IPL में बड़ा अच्छा करते हुए हैं डेथ ओवर्स में. उन दोनों के ओवरों में भी, उन दोनों ओवर को मिला के कुछ 30-35 रन रह गए थे आखिरी में. आराम से चेज हो गया, आराम से, विद बॉल्स रिमेनिंग. पूरा जो टेम्पो था, जो मोमेंटम था, वो पूरा LSG की तरफ शिफ्ट हो गया आफ्टर दैट शार्दुल ठाकुर ओवर. डिड दे मिस अ ट्रिक देयर? रिगार्डलेस मैं फिर भी कहूंगा CSK को मैच जीतना चाहिए था अगर वो अपने कैचेस पकड़ लेते और मिसफील्ड ना करते. दीपक चहर से बॉलिंग नहीं कराई तो नहीं कराई, वो भाई साहब ने मिसफील्ड और कर दी, और ऐसे हाथों के नीचे वाली मिसफील्डिंग करी है. CSK only have themselves to blame for this game. You cannot blame the pitch, you cannot blame the dew, कुछ भी ब्लेम नहीं कर सकते तुम. अगर तुमने फील्डिंग अच्छे से कर दी होती ना तो तुम फिर भी गेम जीत गए होते. रिगार्डलेस दीपक हुडा जब बैटिंग करने के लिए आया था, जब पूरन आउट होता है, बड़ा अच्छा सपोर्ट करा उसने स्टॉइनिस को, एंड स्टॉइनिस ने जिस तरीके से गेम कंप्लीटली LSG के फेवर में ले गया. दिस इज द बिगेस्ट इंडिविजुअल स्कोर in a run chase at the Chepauk. This is the biggest ever run chase in the history of IPL at the Chepauk. काफ़ी हिस्टोरिक गेम था, काफ़ी हिस्टोरिक इनिंग्स थी. एंड मैं तो ये कह रहा हूँ कि स्टॉइनिस भी फॉर्म में आ गया भाई. अब ऑस्ट्रेलियन अपना स्टार्क कब आएगा फॉर्म में यार, उसका फॉर्म कब आएगा? अब तो स्टॉइनिस भी चल रहा है. आई होप ही डज वेल एज वेल. बट ऑल इन ऑल LSG दे हैव प्लेड अ मास्टर क्लास राइट नाउ. 2 डिफिकल्ट गेम्स में CSK को लगातार हराना, ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट फेजेस था LSG के लिए इस टूर्नामेंट में. इन्होंने ये निकाल लिया है जिसके चलते हुए ये लोग कंफर्टेबली अभी नंबर 4 पे बैठे हुए हैं. 3 मैचेस हारे, 5 मैचेस जीते हैं, 6 मैचेस बचे हैं. 3 भी और जीत जाएंगे तो मोस्ट लाइकली क्वालिफाई कर जाएंगे. 50-50 चल रहा है, 50% विन रेट चाहिए बस. अगर मैं CSK की बात करूँ, CSK को अगले 6 में से 4 मैचेस तो जीतने ही है, एंड इतना आसान होने नहीं वाला है. आई एम स्टिल गोइंग टू बैक CSK. मुझे लगता है कि अभी भी जीत सकते हैं वो लोग. बट एक भी अगर और आप मैच हार गए, देन सडनली यू आर लुकिंग जस्ट लाइक मुंबई इंडियंस, जो भी 5 मैच हार चुके हैं. एंड देन यू स्टार्ट वंडरिंग कि क्या ऐसा हो सकता है कि CSK और मुंबई दोनों ही क्वालिफाई ना करें. कितना रेयर होता है ये. आई थिंक कोविड के टाइम पे एक सीजन में ऐसा हुआ था ना, 2020 या 21 में कभी हुआ था. 21 में तो चलो चेन्नई जीती थी, या 22 में हुआ था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. जिसको पता कमेंट से बताना. एक ऐसा सीजन था जहाँ पे दोनों लास्ट आए थे, 8th और 9th और 10th आए थे. सो क्या ऐसा कुछ हो सकता है? ऑफकोर्स बॉटम 3 में तो नहीं आएंगे, वो तो हिस्सा हमारी होली ट्रिनिटी का ही है, दिल्ली, पंजाब एंड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर. बट कुड दीज टीम्स फेल टू फिनिश फॉर द प्लेऑफ्स? अब यहाँ से सेकेंड हाफ IPL का शुरू हो चुका है, कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. एंड सो ये क्वेश्चंस नेचुरल हैं उठने. CSK को थोड़ा बकल अप करना पड़ेगा, इतना लूज नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अब तो घर पे भी हार गए. लेट्स सी क्या होता है. आई एम स्टिल बैकिंग CSK पर्सनली. आई थिंक दे शुड बी एबल टू मेक इट, बट एनीथिंग इज पॉसिबल. मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वील डिस्कस अबाउट द मच अवेटेड गेम, सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, फॉर ऑब्वियस रीजंस. क्या इस मैच में 300 रन बन सकते हैं? आई थिंक
हर किसी के दिल में यही सवाल होने वाला है कि क्या इस मैच में एसआरएच फाइनली द अनथिंकेबल, जिसके बारे में वो पब्लिकली बातें करते आ रहे हैं बाय द वे, अभिषेक शर्मा एंड ट्रैविस हेड, क्या वो फाइनली अचीव कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा नैरेटिव होने वाला है इस गेम का। नैरेटिव ये होने ही नहीं वाला कि आरसीबी के लिए डू और डाई है या फिर एसआरएच के लिए टॉप 2 में आने का चांस है। आई थिंक सबसे बड़ा पब्लिक नैरेटिव तो यही होगा कि 300 बनने वाले हैं कि नहीं। दैट इज द बिगेस्ट नैरेटिव अराउंड एसआरएच राइट नाउ। सो वील डिस्कस दिस थ्रू आउट द सेगमेंट एंड 5 चीज़ों को कवर करना एज ऑलवेज। पिच और कंडीशंस होंगी, हेड टू हेड रिकॉर्ड होगा, प्लेइंग 11 हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, की बैटल्स डिस्कस करेंगे एंड प्रेडिक्शंस करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेगमेंट विच इज द पिच एंड द कंडीशंस। मैं पर्सनली आई एम एक्सपेक्टिंग अ बेल्टर। आई नो पिछला मैच जब चेन्नई से हुआ था यहाँ पे तो वो थोड़ा लो, आज के स्टैंडर्ड से थोड़ा लो स्कोरिंग था, 160-170 में खत्म हो गया था मैच। बट जो ट्रैविस हेड वगैरह की स्टेटमेंट्स हैं, जैसा एसआरएच का फॉर्म चल रहा है आजकल, जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो कि बैटिंग है, आई सी नो रीजन वाई दे वुड नॉट वांट टू मेक अ बेल्टर ऑफ अ पिच, विच मीन्स अ ग्रेट विकेट फॉर बैटिंग, अ वेरी हाई स्कोरिंग गेम। मैं तो पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सरप्राइज हूँगा अगर ये लोग एक थोड़ी स्लोअर पिच बना देते हैं तो, जैसे कि चेन्नई वाली थी। सो आई थिंक यहाँ पे कंडीशंस वाइज तो ये लोग पूरा एफर्ट डालने वाले हैं कि 300 बन सके, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, टॉस जीत के आपको क्या करना चाहिए। देखो, मैंने ये लास्ट मैच में डिस्कस किया था जब एसआरएच का मैच हुआ था बैंगलोर से, कि आप एज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, फैफ डु प्लेसी को अभी कोई चॉइस ही नहीं है कि वो टॉस जीत के चेज ही करें। बिकॉज अगर बॉलिंग जो है उनकी वो बाद में आ रही है ना, तो वो कोई भी टारगेट लीक करवा देंगे। एंड अगर बेस्ट बैटिंग लाइनअप अगर आपके सामने है अभी, तो डेफिनेटली टारगेट लीक होने वाला है। तो बैंगलोर तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती पहले बैटिंग करना। बट एसआरएच जब पहले बैटिंग कर रही होती है, द काइंड ऑफ फॉर्म दैट दे आर इन, अगर एक ऐसी विकेट जहां पे टॉस जीत के आइडियली चेस करना चाहिए, जो कि ये विकेट होने वाली है, वहां पे अगर आपकी बैटिंग पहले आ जाए, तो द सेफेस्ट स्ट्रैटेजी ऑफ विनिंग इज एक ऐसा टारगेट खड़ा करना जो कि अनअचीवेबल हो। विच मीन्स मान लो कि अगर एसआरएच ने 250 बना दिए, फिर से प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है चेस करना। ऑल्दो आज के टाइम पे कुछ ही पॉसिबल है, बट कभी हुआ नहीं चेस। तो ऐसा टारगेट खड़ा कर दो कि भाई वो चेज ही ना हो पाए, फिर कंडीशंस इररिलेवेंट हो जाती हैं। आइडियली टॉस जीत के बॉलिंग कर लो। तो अगर तो बैंगलोर टॉस जीत गई तो बॉलिंग उन्हें करनी है, बिकॉज उनकी टीम ही के स्ट्रेंथ ही इस टाइप की है। बट क्या एसआरएच के अगेंस्ट आप अफोर्ड कर सकते हो? क्योंकि अगर उनकी पहले बैटिंग भी आ गई तो भी वो लताड़ देंगे यार। एग्जैक्टली यही हुआ था पहले वाले मैच में जब इन्होंने 287 बना दिए थे। आरसीबी ने भी 260 बना दिए थे, बट टारगेट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था चेस करना। तो तुम्हारी स्ट्रेंथ होगी तुम्हारी बैटिंग, बट इतना बड़ा टारगेट बैटिंग चेस कर पाएगी, बहुत अनफेयर एक्सपेक्ट करना। एंड सो आई वंडर कि क्या एसआरएच खुद भी शायद टेम्प्टेड होगी पहले बैटिंग करने के लिए। आई थिंक ये बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना कि इस टॉस में कौन क्या जीत के करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि बैंगलोर टॉस जीत के बोले मैं बॉलिंग करनी है, कमिंस बोलता है हाँ हम खुश हैं भाई, कोई बात नहीं, चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं अगर ऐसा होता है तो। बट सिर्फ कंडीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो आई थिंक चेस करना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड सेकंड सेगमेंट पे चलते हैं, विच इज़ द हेड टू हेड रिकॉर्ड। बड़ा इंटरेस्टिंग है। 24 मैचेस हुए इन दोनों के बीच में, 13 बार सनराइजर्स जीती है, 13 बार, 11 बार, सॉरी 10 बार जो है रादर आरसीबी जीती है, और एक मैच में नो रिजल्ट था। तो राइवलरी रिलेटिवली क्लोज है, इतनी वन साइडेड है नहीं है राइवलरी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट गेट्स इवन क्लोजर अगर हम लोग और डिटेल में बात करें। आखिर के जो 10 मैचेस हुए इनके बीच में, उसमें 6 बार एसआरएच जीती है, 4 बार बैंगलोर जीती है। तो बस एक मैच का वो फर्क है, अगर एसआरएच एक मैच हार गई होती तो 5-5 हो गया होता। सो बहुत क्लोज है पिछले 10 मैचेस का रिकॉर्ड, एंड इससे ज़्यादा क्लोज है पिछले 5 मैचेस का रिकॉर्ड। लास्ट 5 गेम्स बिटवीन सनराइजर्स एंड आरसीबी, इंक्लूडिंग द वन दैट हैपेंड दिस ईयर, 3 बार आरसीबी जीती है। तो एसआरएच एक्चुअली में कम मैचेस जीती है रीसेंट फॉर्म पे। सो रीसेंट हिस्ट्री तो देखो आरसीबी को थोड़ा फेवर करती है, बट सब जानते हैं कि करंट जो रियलिटी है वो बहुत अलग है। बट हाँ, हिस्टोरिकली एक रीसेंट हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव दूँ आपको तो आरसीबी के पास थोड़ा फेवर है। अगर हम लोग थर्ड सेगमेंट पे चलें, विच इज़ द प्लेइंग 11, ठीक है, एसआरएच से शुरू करते हैं। ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, माकरम, ये तीनों तो डेफिनेटली होंगे ही होंगे। नंबर 4 पे क्लासन डेफिनेटली आएंगे। कोई बड़ी बात नहीं कि क्लासन नंबर 3 पे आ जाए, जैसे लास्ट मैच में करा था आरसीबी के अगेंस्ट, तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज। उसके बाद आई वुड स्टिल स्टिक टू नीतीश रेड्डी, बहुत प्रॉमिसिंग उन्होंने गेम दिखाया था लास्ट मैच में। शहबाज अहमद भी खेलेंगे, अब्दुल समाद भी खेलेंगे फॉर श्योर। मैं चाहता हूँ अब्दुल समाद जो है वो शहबाज अहमद से पहले ही बैटिंग करने के लिए आए,
ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा। उसके बाद पैट कमिंस द कैप्टन, भुवनेश्वर कुमार जो कि थोड़ी बैटिंग कर सकते हैं। मयंक अभी भी मेरे ख्याल से खेलेगा, ऑल्दो बहुत इंप्रेसिव नहीं रहा है पिछले कुछ मैचेस में, बट आई थिंक ही विल बी प्लेइंग। एक चेंज जो मैं करूँगा, वॉशिंगटन सुंदर की जगह आई वॉन्ट उनादकट। नटराजन ऑफ कोर्स इम्पैक्ट प्लेयर बनेंगे। वॉशिंगटन सुंदर की जगह मैं उनादकट को लेके आऊँगा। बिकॉज फर्स्टली अगर पिच वैसी होने वाली है, अ ग्रेट बैटिंग विकेट, तो स्पिनर का ज़्यादा काम है नहीं। दूसरी बात, जिस तरीके से उनादकट ने बॉलिंग करी थी इस विकेट के ऊपर जब मुंबई वाला मैच हुआ था, तो आई थिंक इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज कलेक्टिवली फॉर दी SRH। चाहे वो भुवनेश्वर कुमार हो, उनादकट हो, पैट कमिंस हो, तीनों ने मिलकर जो स्लो डिलीवरीज को यूटिलाइज करा था, बहुत इंप्रेसिव था। तो आई वॉन्ट उनादकट इन दिस गेम पर्सनली, ठीक है। स्ट्रेटेजिकली मैं क्या बोलूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। SRH literally has to just stick to what they have been doing. There is no change in that. If you happen to bat first, don't be afraid, just go all out. As a matter of fact, this is the best bowling lineup to attack. Can they score 300? I think Travis Head and Abhishek Sharma जिस तरीके से अप्रोच करेंगे ना, वो यही सोचे करेंगे। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, आई जेन्युइनली बिलीव दिस। जब ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा बैटिंग करने के लिए उतरेंगे, इफ गॉड विलिंग पिच वैसी होती है जो कि सपोर्ट कर रही हो बैट्समैन को, दे विल डेफिनेटली अप्रोच द इनिंग्स विद द इंटेंट ऑफ स्कोरिंग 300 रन्स। बनते ही नहीं वो अलग बात है, वो बहुत फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बट अप्रोच तो यही होगा। और जब आप सोच ही 300 की रहे हो ना, तो अगर आप उस एक्सपेक्टेशन से 50 रन भी फॉल ऑफ कर जाओ तो भी आप 250 रन बनाओगे। एंड क्या हम बोल सकते हैं आज की डेट में कि SRH ऐसा नहीं कर सकती? डेफिनेटली कर सकती है। तो आई थिंक दे शुड बी लुकिंग टू आउटस्कोर द ऑपोजिशन रादर देन आउट बोलिंग द ऑपोजिशन, विच मीन्स कि हमारी बॉलिंग शायद इतनी स्ट्रांग ना हो, बट हम रन इतने बना देंगे कि ऑपोजिशन से कोसों मीलों दूर होंगे भाई, बहुत आगे होंगे हम लोग। बॉलिंग में अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं, इट इज गोइंग टू बी द परफेक्ट मिक्स ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार एंड उनादकट इन द मिडिल ओवर्स, ट्राइंग टू यूटिलाइज द स्लोअर वंस। एग्जैक्ट टेम्पलेट मैं देखना चाहता हूं जो कि इन लोगों ने मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट यूज करा था। मिडिल ओवर्स में ही गेम किल होगा ये वाला, क्योंकि दिनेश कार्तिक का रन मैके रन मारता भी है, तो इफ द अमाउंट ऑफ रन्स नीडेड इज सो बिग दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, दिनेश कार्तिक भी कुछ नहीं कर पाएगा। पिछला मैच देखा था ना RCB वाला, जब उसने 85-83 कुछ बनाए थे SRH के अगेंस्ट, तब भी मैच नहीं जीत पाए थे बिकॉज बहुत इम्प्रैक्टिकल था यार। तो मिडिल ओवर्स में अगर गेम किल कर दिया SRH ने, नो मैटर दिनेश कार्तिक आ रहा है, कोई भी आ रहा है, इट विल बी इम्पॉसिबल टू चेज। आई थिंक वहाँ पे स्ट्रेटेजिकली मैं बॉलर्स को देखना चाहता हूँ, स्पेसर्स को देखना चाहता हूँ, स्लो डिलीवरीज को यूज़ करते हुए। कमिंग टू RCB नाउ, RCB में ज़्यादा चेंजेस मैं नहीं कहूँगा अभी, बिकॉज आई नो KKR से हारे हैं ये लोग, मेरी टीम से हारे हैं, बट मैंने ये मेंशन किया था उसके मैच के रिव्यू में भी कैसे मैं खुश था इनके जो टीम में चेंजेस थे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत टाइम से बोलता हुआ था RCB के लिए। एंड क्यों बोल रहा था समझा देता हूँ अभी। फैफ डु प्लेसी एंड कोहली ओपनिंग करेंगे। कई लोग कहेंगे फैफ डु प्लेसी मत खिलाओ, लेकिन वो खेलने वाला ऑफ कोर्स। विल जैक्स खेलेगा नंबर 3 पे, पट्टीदार नंबर 4 पे, कैमूंगी नंबर 5 पे, ठीक है। महिपाल लोमरो एट नंबर 6, दिनेश कार्तिक एट नंबर 7, नंबर 8 पे कर्ण शर्मा होंगे, कर्ण शर्मा होने चाहिए। फिर लोकी फर्गसन, यश दयाल एंड सिराज, ये तीनों वही सेम बॉलिंग लाइनअप है जो कि KKR के अगेंस्ट थी। इम्पैक्ट प्लेयर पे मैं प्रभु देसाई नहीं, मैं अनुज रावत को चाहता हूँ। बाय ऑल मीन्स अनुज रावत को लेके आओ। अब इससे क्या होगा, मैं क्यों इस लाइनअप को सपोर्ट कर रहा था, बिकॉज इस लाइनअप में इफ यू नोटिस, इम्पैक्ट प्लेयर होने के बावजूद सिर्फ 4 ही मेन बॉलर्स हैं। फिर 5वें बॉलर का रोल जो है वो कैमरून ग्रीन, महिपाल लोमरो, ये सब मिलकर करेंगे, विल जैक्स, ये सब। पहली बात तो आपके पास 7-8 बॉलिंग ऑप्शन हैं, फिर भी 4 बॉलर्स हैं, प्लस विल जैक्स, प्लस महिपाल लोमरो, प्लस कैमरून ग्रीन, प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। प्लस अ गुड मिक्स ऑफ स्पिन ऑल्सो, लेफ्ट आर्म स्पिन है, राइट आर्म ऑफ स्पिन है, राइट आर्म लेग स्पिन भी है, पेसर्स भी हैं, काफ़ी अच्छा मिक्स है। सेकेंडली एंड द मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो बैटिंग है ना इनकी डेप्थ है ही नहीं बैटिंग में, बट इस लाइनअप में डेप्थ आ जाती है। नंबर 9 तक बैट्समैन है इनके पास, दिनेश कार्तिक एट नंबर 7, फिर नंबर 8 पे अनुज रावत आएंगे, नंबर 9 पे कर्ण शर्मा आएंगे। इससे ज़्यादा बैटिंग डेप्थ की जरूरत है भी नहीं, फिर कोई बहाना नहीं है बैटिंग के पास। एंड आपकी बॉलिंग इतनी घटिया ऑन पेपर है इस वक्त, या फॉर्म भी इतना घटिया है कि आप एक एक्स्ट्रा प्रॉपर बॉलर भी खिला लोगे ना, तब भी आप पिटोगे, स्पेशली अगेंस्ट SRH। तो माइट एज वेल स्ट्रेंथन योर बैटिंग। मैं इस अप्रोच को सपोर्ट करता हूँ एंड मैं खुश हूँ इस लाइनअप से। मैं तो चाहता हूँ कि इसी लाइनअप पर स्टिक करा जाए, बस अनुज रावत को एज एन इम्पैक्ट प्ले यूज़ करना, डोंट यूज महमूद देसाई, ठीक है। मैं अगर आगे जाऊँ सेगमेंट 4 पे, विच इज़ द की बैटल्स,
मैंने काफ़ी की बैटल्स नोट करे इस बार, 6 मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। पहला होने वाला ट्रैविस हेड वर्सेस लोकी फर्गसन। क्या टॉपली को खेलना चाहिए फर्गसन के जगह? आई थिंक फर्गसन ने जिस तरीके से कमबैक किया था केकेआर के अगेंस्ट आफ्टर दैट हॉरेंडस फर्स्ट ओवर अगेंस्ट फिल सॉल्ट, वो बहुत ही इंप्रेसिव था। एंड सो आई थिंक कि उसको हटाना एकदम से ठीक तो नहीं होगा। ही विल, प्लस टॉपली ने लास्ट टाइम जब एसआरसी अगेंस्ट खेला था तो कितने 60-65 रन दिए थे कुछ। सो बाय ऑल मीन्स फर्गसन विल बी प्लेइंग, विच मीन्स व्हेन ही विल कम इन द पावर प्ले ही विल बी फेसिंग ट्रैविस हेड। एंड ट्रैविस हेड जैसे बैटिंग दिल्ली के अगेंस्ट कर रहा था, लोकी फर्गसन हैज अ टेंडेंसी टू लीक अ लॉट ऑफ रन इन द पावर प्ले। ही कुड बी द अल्टीमेट टारगेट फॉर ट्रैविस हेड टू एक्सप्लॉइट। एंड अगर ऐसा होता तो पावर प्ले का पूरा टेम्पो चेंज हो सकता है भाई। सो 300 का जो ड्रीम अलाइव रखना है उसके लिए बैटल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेकंड बैटल, अभिषेक शर्मा वर्सेस यश दयाल, द बैटल ऑफ द लेफ्टीज। अभिषेक शर्मा जिस तरीके से डोमिनेट करता हुआ आ रहा है, आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि यश दयाल द वे ही बोल टू नारायण, पता है आई नो कि इट इज काइंड ऑफ एन अप्रोच जो कि डेथ ओवर्स में यूज होता है। ऐसा जिस तरीके से बैटिंग कर रही है ना, डोंट बी अफ्रेड टू बोल एवरी ओवर लाइक यूर बोलिंग इन द लास्ट 5, क्योंकि एसआरएच को आप जो है आउट बॉल तो नहीं कर सकते, इतना ज्यादा फायर पावर है कि वो रुकने ही नहीं वाले। तो माइट एज वेल ट्राई टू चोक देम। अगर आप इन स्विंगिंग यॉर्कर्स अभिषेक शर्मा पे फेंक रहे हो, दैट डोंट गिव हिम द रूम दैट इज रिक्वायर्ड। मे बी ही विल स्टिल स्कोर एज मेनी रन, शायद फिर से 10 बॉल पे 4 रन मार दे, बट देयर स्टिल अ चांस फॉर यू टू, इवन इफ यू डोंट टेक हिज विकेट, एटलीस्ट आप उसको चोक तो कर रहे हो। एंड लेट मी टेल यू, ये चीज़ मैं इंग्लैंड के लिए बोलता हूँ इंटरनेशनल्स में, जब एक टीम ऑल आउट जा रही होती है ना, ऑल आउट अप्रोच के साथ जा रही होती है, अगर तुम उनको एक्टिवली आउट करने जाओगे ना तो वो आउट होंगे नहीं, वो तुम्हारे उस बॉल को ही पिटाई करेंगे। बेस्ट तरीका पता है क्या ऐसे लोगों को आउट करने का? रन्स काट दो, रन्स चोक कर दो। अभिषेक शर्मा ट्रैविस हेड जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, वो रन मार रहे होते हैं ना तो भी अगली बॉल पे छक्का मारने ही जाते हैं। तो जब रन रुक रहे हैं ना, तब तो डेफिनेटली आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या फिर आउट ऑफ हेजिटेशन ट्राई करेंगे आड़ा टेढ़ा शॉट, तब विकेट लेने की प्रोबेबिलिटी अपने आप तुम्हें अपने हाथों में दे देंगे भगवान। एक्टिवली ट्राई मत करो विकेट लेने का, मे बी ट्राई टू चोक द रन फर्स्ट, ठीक है। बहुत ही काउंटर इंटुइटिव थॉट है, स्ट्रैटेजी है, बट ये कई बार काम करती है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड कप में, जब भी ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, हमने लिटरली हर पॉडकास्ट में बैठ के स्ट्रैटेजीज क्रिएट करी थी। जिन जिन टीम से पिटाई करी है ना, वो एग्जैक्टली से स्ट्रैटेजी पे जीती थी। लेट्स सी ऐसा चेंज काम करता है कि नहीं। आई डाउट कि आरसीबी ऐसे कर पाएगी ये, ठीक है। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी क्लासन वर्सेस कर्ण शर्मा। अगर कर्ण शर्मा मैच खेल रहे हैं, क्लासन मिडिल ओवर्स में आएंगे, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि कर्ण शर्मा कैसे टैकल करता है क्लासन को। लास्ट मैच अगेंस्ट केकेआर ही बोल्ड रियली वेल, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं था, बट वहाँ पे शेयर सही उस टाइम पे बहुत बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा था पिच के ऊपर। एसआरएच नहीं करने वाली है, एंड कर्ण शर्मा को बॉलिंग करनी ही पड़ेगी अगर वो खेलेगा, बिकॉज ऑलरेडी सिर्फ 4 ही मेन बॉलर्स हैं। तो इंटरेस्टिंग टू सी कि क्लासन कैसे डोमिनेट करता है कर्ण शर्मा को, स्पेशली बॉल टर्निंग अवे फ्रॉम हिम। पिछले मैच में था नहीं कर्ण शर्मा, अ न्यू वेपन ऑफ सॉर्ट्स फॉर आरसीबी, मजा आएगा देखने में। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी विराट कोहली वर्सेस शहबाज अहमद। लास्ट टाइम भी दोनों टीम्स खेली थी तो अभिषेक शर्मा से पहला ओवर कराया था, बिकॉज वो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, सब लोग विराट कोहली के अगेंस्ट वही कर रहे हैं। आई से वाई बोल अभिषेक शर्मा, ट्राई अ प्रॉपर ऑलराउंडर जो कि शहबाज अहमद है, उनसे पहला ओवर करा के देखो and see if he can bowl maybe even 2 or 3 overs in the power play, जो कि LSG ने करा था सिद्धार्थ के साथ अगेंस्ट विराट कोहली। Especially if you have scored a lot of runs, you can afford that, मतलब कोई बुराई नहीं है इसमें। फिर विराट कोहली on the other hand can take it on his ego and maybe throw away his wicket, who knows। So शहबाज in the power play versus विराट कोहली अगर हो पाता तो बड़ा मजा आएगा देखने में। नेक्स्ट पाटीदार, रजत पाटीदार वर्सेस पैट कमिंस इन द मिडिल ओवर्स। रजत पाटीदार ने जो बैटिंग केकेआर के अगेंस्ट करी है, अगर वैसी बैटिंग को दोबारा कर देना तो भाई कोई बड़ी बात नहीं कि 250 का टारगेट भी विद द हेल्प ऑफ डीके चेज हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो पाटीदार को नलिफाई करने के लिए पैट कमिंस इन द मिडिल फेज विल बी क्रूशियल, वेरी क्रूशियल। पैट कमिंस ने लास्ट टाइम भी आरसीबी के अगेंस्ट अपने 10वें ओवर में आई थिंक 2 विकेट निकाले थे, if I'm not wrong। उसकी टेंडेंसी है मिडिल ओवर्स में ही गेम को चेंज करके देना। अब पाटीदार तभी बैटिंग कर रहा होगा, ये फॉर्म अगर वो कंटिन्यू रखता है और पैट कमिंस को नलिफाई कर देता है तो बहुत बड़ा डेंट पड़ने वाला है कॉन्फिडेंस पे एसआरएच के। उनकी बॉलिंग लाइनअप, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे हैव बीन लीकिंग अ लॉट ऑफ रन्स। एंड इसके बाद अगर हम लोग लास्ट बैटल की बात करें, दिनेश कार्तिक वर्सेस आइदर वन ऑफ उनादकट या फिर नटराजन, जो भी खेल रहा होगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा?
if they use the death over strategy that they used against Mumbai Indians in that game, जब इन लोगों ने पहली बार वो ऐसा इसका RCB का रिकॉर्ड तोड़ा था, I think Dinesh Karthik will have some difficulties. As a matter of fact, by the way, strategy क्या है जो भी मैंने पहले mention करी थी, use of slow deliveries, mixing it up with faster ones. Exact same strategy आंद्रे रसल ने यूज़ करी थी KKR वाले मैच में, दिनेश कार्तिक जल्दी आउट हो गया था. So क्या पता यहाँ पे एक लूप होल हमें मिल जाए. आई थिंक इसीलिए मैं चाहता हूँ नाथकट गेम को स्टार्ट भी करे, शायद वो एक एडेड एक्स फैक्टर दे हमें दिनेश कार्तिक के थ्रेट को रोकने का. तो कुड बी अ थिंग. कमिंग टू द लास्ट सेगमेंट विच इज द प्रेडिक्शंस. लॉजिकली तुम मुझे कन्विंस नहीं कर सकते कि यहाँ पे आरसीबी का कोई भी चांस है, ठीक है. लॉजिकली कन्विंस नहीं कर सकते. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डिबेट ये होगी कि एसआरएच कितने मार्जिन से जीतने वाली है, स्पेशली इफ द बैट फर्स्ट, ठीक है. तो बात तो अभी आरसीबी की जीतने की हो ही नहीं रही है पब्लिक में. पब्लिक में बात ये हो रही है कि क्या एसआरएच 300 मारेगी और फिर अल्टीमेटली कितने रन से हराएगी आरसीबी को. बातें ये चल रही हैं. बट मैं सपोर्ट इस बार आरसीबी को करने वाला हूँ, ठीक है. आई थिंक एसआरएच विल मोस्ट लाइकली बी विनिंग, बट आई एम गोइंग टू सपोर्ट आरसीबी बिकॉज आई वॉन्ट दी आईपीएल टू गेट मोर इंटरेस्टिंग. भाई आई थिंक आरसीबी डेफिनेटली अब क्वालिफाई तो नहीं करने वाली, तो अब पार्टी ऊपर का रोल प्ले करना शुरू कर दो. अब शुरू कर दो पार्टी ऊपर का रोल प्ले करना, एंड आईपीएल में थोड़ा और मसाला लेके आओ. जस्ट फॉर दैट सेक, फॉर मोर एडेड फन, आई वॉन्ट आरसीबी टू विन दिस वन. बट अगर मुझे गारंटी मिल रही है कि 300 रन बनने वाले हैं, तो आई डोंट माइंड एसआरएच विनिंग. भाई मतलब मैं एज अ न्यूट्रल बड़े मजे लेने वाला हूँ इस मैच के. आई जनरली वांट टू सी कि क्या होता है. बट ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट गेम. अब ये लास्ट सेगमेंट होने वाला है इस पॉडकास्ट का, विच इज द प्रीव्यू ऑफ केकेआर वर्सेस पंजाब किंग्स. देखो ये मैच मैं स्टार्ट ही इस स्टेटमेंट से करूंगा कि ऑन पेपर आइडियली कोई भी नहीं कहेगा कि पंजाब केकेआर को शायद हरा सकती है. मैच बहुत हैवी फेवरेट्स होने वाली है केकेआर, बट ये गेम शायद इतना आसान होगा नहीं जितना लग रहा है, ठीक है. ऐसा क्यों है अभी हम आगे अब इस सेगमेंट में डिस्कस करते हैं. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट विच इज़ द पिच एंड द कंडीशंस. ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे इसके ऊपर. ईडन गार्डन्स में मैच है, रात का मैच है, ऑब्वियसली ड्यू भी पड़ेगी. आंख मीच के टॉस जीत के बॉलिंग करनी है. आज की डेट में अगर 230-240 भी बन जाए ना पहली इनिंग में, तो भी ईडन गार्डन्स में चेज हो सकते हैं. वन ऑफ द मोस्ट बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स इन दिस आईपीएल, ईडन गार्डन्स की. easily the fastest outfield in this IPL easily. इसमें कोई डिबेट भी नहीं है. बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं है, ड्यू भी पड़ जाती है. तो आइडियल है भाई बैट्समैन के लिए. मतलब बॉलर्स के लिए तो ये मौत का कुआं है यार. इतना बुरा हाल है बॉलर्स का यहाँ पे. तो आई फील बैड फॉर द बॉलर्स. मूविंग फॉरवर्ड अगर हम लोग हेड टू हेड की रिकॉर्ड की बात करें, 32 बार मैचेस हुए हैं केकेआर और पंजाब के बीच में. अच्छा ये बड़ा सरप्राइजिंग था, बड़ी वन साइड राइवलरी है ये, जस्ट लाइक मुंबई इंडियंस एंड केकेआर. केकेआर 21 टाइम्स जीती है भाई. 32 में से 21 बार जो है केकेआर जीती है, 11 बार सिर्फ पंजाब जीती है, सिर्फ 11 बार. सो काफ़ी वन साइडेड राइवलरी है. बट पिछले 10 मैचेस की बात करें इनके बीच की, तो उसमें से केकेआर 6 बार जीती है एंड 4 बार पंजाब जीती है. नाउ दिस इज गेटिंग क्लोजर. लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट 5 गेम्स. पिछले 5 मैचेस की बात करें जाए तो केकेआर 3 बार जीती है, पंजाब 2 बार जीती है. तो एज यू सी कि रीसेंट हिस्ट्री में, इनफैक्ट लास्ट मैच जो हुआ पंजाब ही जीती है. रीसेंट हिस्ट्री में ये जो राइवलरी है इसमें पंजाब ने थोड़ा सा कमबैक करा है, वरना हिस्टोरिकली तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है पंजाब की केकेआर के सामने. बट रिसेंट ईयर्स में थोड़ा सा पंजाब ने भी हरा के दिखाया है हमें. तो हिस्टोरिकली स्पीकिंग केकेआर इज स्टिल फेवर्ड, बट पंजाब ऑफ लेट हैज़ बीन मेकिंग अ कमबैक अगेंस्ट केकेआर. कमिंग टू द थर्ड सेगमेंट विच इज़ द प्लेइंग 11s. ठीक है, प्लेइंग 11 हमारी क्या होनी चाहिए भाई. पहले स्टार्ट करेंगे पंजाब से, सबकी स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे. पंजाब के लिए मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन लेके आने वाला हूँ. मैं थोड़ा सा रिवैम्प चाहता हूँ पंजाब की टीम में. मेरे को जो इनका बैटिंग ऑर्डर है ना वो समझ में नहीं आ रहा. स्पेशली इतना रैंडम होता है, कोई कहीं भी बैटिंग कर रहा होता है. इट इज़ नॉट गुड फॉर द टीम, इसीलिए मैचेस हार भी रहे इतने ज़्यादा. ये जो मैं ऑर्डर बताने वाला हूँ, जिस बंदे का नाम मैं जिस पोजीशन पे लूँगा, मैं एक्चुअल में उसको उसी पोजीशन पे खेलते हुए देखना चाहता भी हूँ. ये रैंडम नहीं है. ओपनिंग प्रभ सिमरन एंड अथर्व ताइडे. अथर्व ताइडे ने सिर्फ एक मैच खेला था, उसको हटा दिया गया, पता नहीं क्यों. वो हरप्रीत सिंह भाटिया को जो नाम, आई थिंक प्रोनाउंस द नेम करेक्टली, उसको आप बैटिंग आने के लिए लेके आते हो. उसने पिछले मैच में 19 बॉल पर 14 रन मारे थे. ही हैज़ नॉट डन समथिंग एक्सेप्शनल इन द कपल ऑफ गेम्स दैट ही हैज प्लेड. आई थिंक अथर्व ताइडे टॉप ऑफ द ऑर्डर also solves the problem of Sam Curran not having to open. I would go with Athav Taide with Prabh Simran. 1 down पे मैं राइली रूसो को ही रखूंगा अभी, नॉट बेस्टो.
नंबर 4 पे अब यहाँ से देखो थोड़े चेंजेस होने शुरू होंगे। नंबर 4 पे मैं चाहता हूँ शशांक बैटिंग करने के लिए। मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आता इस चीज़ में कि शशांक और आशुतोष को इतना नीचे बैटिंग कराओ नंबर 7 नंबर 8 पे, जो कि आपके बेस्ट बैट्समैन है, कि उनको इतनी बॉल ही ना मिले कि वो गेम को इम्पैक्ट कर पाए। हर बार वो डू और डाई वाली सिचुएशन में बेचारों को भेज देते हैं, सांस तो लेने दो उनको। आई वॉन्ट शशांक टू प्ले एट नंबर 4। वैसे भी कौन चल रहा है नंबर 4 पे, लेट शशांक बैट देयर, लेट योर बेस्ट बैट्समैन गेट मोर डिलीवरीज टू प्ले इन द गेम। शशांक एट नंबर 4, नंबर 5 पे लिविंगस्टोन आ जाएंगे। नंबर 6 पे नाउ आई वांट आशुतोष, नॉट जितेश शर्मा, आशुतोष को लेके आओ। नंबर 6 पे उसको बैटिंग कराओ। एक थोड़ा टॉप मिडिल ऑर्डर वाले फेज में शशांक हो जाएगा, फिर एक लोअर ऑर्डर वाले फेज में आशुतोष हो जाएगा। दोनों बैट्समैन का कंट्रीब्यूशन इक्वली आ सकता है। फिर नंबर 7 पे जितेश शर्मा आएंगे। नंबर 8 पे लाओ सैम करन को। डोंट मेक हिम बैट अप द ऑर्डर अननेसेसरीली। ही इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, लेट हिम बी दैट वे। जबरदस्ती बैटिंग ऑलराउंडर मत बनाओ। प्लस पंजाब वैसे भी लोअर डाउन दी ऑर्डर फायर पावर लैक कर रही है, बिकॉज जितेश शर्मा वगैरह फायर कर नहीं रहे, सिर्फ आशुतोष पर मतलब बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर वो हरप्रीत बराड़ आ जाता है, हर्षल पटेल आ जाता है, कितना एक्सपेक्ट करोगे। तो मे बी सैम करन कैन जस्ट कम इन देयर एज अ कैप्टन एंड विदाउट एनी प्रेशर जस्ट टेक ऑफ, एक्सप्लोड कर जाओ वहाँ से। नहीं करता तो भी पीछे 2-3 बैट्समैन हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं पीछे। तो आई थिंक सैम करन को नंबर 8 पे आने दो, विद द लिबर्टी ऑफ गोइंग ऑल आउट। कोई प्रेशर नहीं रखना। ओपनिंग करता है वो बंदा ना, फिर वो बैट्समैन की तरह खेलने लग जाता है। इट नेवर वर्क्स फॉर बॉलिंग ऑलराउंडर। करन के बाद हरप्रीत बराड़, हर्षल पटेल, विच मीन्स कि नंबर 10 तक लोग बैटिंग कर सकते हैं। क्रेजी बैटिंग डेप्थ। कई लोग पता है इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते। पंजाब का एक्चुअली बैलेंस बहुत तगड़ा है, एक्चुअली बहुत तगड़ा है, बस ऑन पेपर क्वालिटी थोड़ी कम है। नंबर 11 पे रबाडा आएंगे, ऑफकोर्स इंपैक्ट प्लेयर हमारे अर्शदीप सिंह हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारी लाइनअप होगी पंजाब के लिए। अब स्ट्रेटेजिकली एज हैव एक्सप्लेन, शशांक एंड आशुतोष की जो पोजीशन मैंने मेंशन करी है, प्लीज स्टिक टू दैट। आइडियली मुझे लगता है कि वैसे करेंगे नहीं प्रैक्टिकली, बट आइडियली करना चाहिए। लेट देम फेस मोर डिलीवरीज, लेट देम इन्फ्लुएंस द गेम इन द पोजीशंस दैट कैन बी ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, सैम करन को नीचे आके गिव मोर कॉन्फिडेंस टू द टेल, प्लस गिव मोर कॉन्फिडेंस टू हिज एबिलिटीज एज वेल। ये करेंगे तब शायद ये लोग सोच सकते हैं बड़ा टारगेट खड़ा करने का। स्पेशली अगर पहले बैटिंग करनी पड़ जाए तो 200 से कम तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो इनको ऑल आउट जाना ही पड़ेगा। फॉर दैट पर्पसेस आई विल स्टिक टू दिस बैटिंग लाइनअप। एज फार एज केकेआर इज कंसर्न, अब केकेआर की बात करते हैं। ठीक है, केकेआर में मैं ज़्यादा चेंजेस करना ही नहीं चाहता। सॉल्ट नारायण ओपनिंग करेंगे, रघुवंशी वन डाउन आने वाले हैं, आई वुड स्टिल स्टिक टू हिम फॉर श्योर। श्रेयस अय्यर बीइंग द कैप्टन, ही विल स्टिल प्ले, नंबर 4 पे होंगे। वेंकटेश अय्यर, यू विल बी सरप्राइज बट आई एम स्टिल गोइंग टू स्टिक विद हिम, अनलेस नीतीश राणा फिट हो जाए तो। अगर नीतीश राणा फिट है, डेफिनेटली ब्रिंग हिम बैक, बट अगर वो फिट नहीं है, आई थिंक वेंकटेश अय्यर विल स्टिल स्टार्ट इन द टीम। प्लस गौतम गंभीर मोरलेस चेंज करेगा भी नहीं, हमारे तुम्हारे मानने से वैसे भी फर्क कितना ही पड़ता है। ठीक है, तो वेंकटेश अय्यर होगा। नंबर 6 पे अब मैं लाऊंगा रिंकू सिंह को। डोंट मेक हिम बैट डाउन दी ऑर्डर, रिंकू को आने दो। नंबर 7 पे रसल आएंगे, नंबर 8 पे रमनदीप आएंगे। ठीक है, ये कोई चेंज नहीं होने वाला है, बैटिंग डेप्थ बड़ी अच्छी है हमारी। नंबर 9 पे अब आएंगे हर्षद राणा। क्यों? क्योंकि नंबर 10 पे स्टार्क नहीं होंगे, चमीरा आने वाले हैं। मैं भाई पिछले वाले मैंने कहा था आरसीबी वाले मैच से पहले प्रीव्यू में, आज भी कह रहा हूँ, अब कोई बहाना नहीं है, टाइम आ गया, चेंज कर दो। इट इज़ हाई टाइम कि हम वो 25 करोड़ का टैग, 24 करोड़ का टैग जो है उसको साइड में रखें एंड प्रैक्टिकली देखें कि यार ये बंदा परफॉर्म शायद नहीं कर पा रहा है। प्लस यही टाइम है चेंज करने का। अभी एक मैच है पंजाब से, उसके तुरंत बाद दिल्ली से, 2 क्विक मैचेस हैं और 2 रिलेटिवली ईजियर मैचेस हैं। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन का अच्छा मौका है, यही कर दो। कई लोग आर्ग्यू करेंगे कि यार एक्सपेरिमेंट वैसे क्यों भी करना, बिकॉज ये दोनों ईजी मैचेस हैं, ईजी पॉइंट्स हैं, और ये नहीं जीतेंगे तो फिर लास्ट में प्रेशर आ जाएगा। ये एक फाइन बैलेंस है जो हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इफ़ यू आर टेलिंग में कि हम लोग दिल्ली और पंजाब के अगेंस्ट एट होम रिस्क नहीं ले सकते, तो फिर कहीं भी रिस्क नहीं ले सकते यार। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं इसको रिस्क कहूँगा भी नहीं, बिकॉज स्टार्क कौन सी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, 50-60 रन खा ही रहा है ना, तो चमीरा भी खा ले, क्या हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि स्टार्क बैटिंग से बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है या फिर फील्डिंग से बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आई थिंक इट इज़ अ सेफ बेट टू हैव चमीरा राइट नाउ इन प्लेस ऑफ मिचेल स्टार्क। कई लोग अभी भी कह रहे हैं कि चेतन सकारिया को लेके आओ, साकिब हुसैन को लेके आओ। मुझे समझ में नहीं आता वो क्यों, क्योंकि अगर आप चमीरा को नहीं ला रहे हो, उसकी जगह पे चेतन सकारिया को फॉर एग्जाम्पल ले आए, तो आप मुझे बेसिकली ये कह रहे हो कि चेतन सकारिया, हर्षित राणा, अगर वैभव होगा तो वैभव, सारे के सारे जो मेन पेसर हैं वो सारे इंडियन हैं और इनएक्सपीरियंसड हैं। एक्सपीरियंस के नाम पे कौन है? रसल।
जिसने पिछले 3 मैचेस में मिला के 5 ओवर डाले। ये एक अच्छी साइट है ही नहीं किसी टीम के लिए। एलएसजी सेम चीज से स्ट्रगल करती है बॉलिंग में, इसीलिए 210 रन खाए थे इन लोगों ने चेन्नई के अगेंस्ट। वो तो अच्छा स्टोरी से चेस करके दे दिया। जो इनका पूरा पेस डिपार्टमेंट है, यश ठाकुर, मोहसिन खान, ये सब एक्सपीरियंस तो है नहीं। मार्क वुड होता तो अच्छा होता, मैट हेनरी उनका बेस्ट बॉलर था, बताओ। तो आई थिंक वी स्टिल नीड एन एक्सपीरियंस गाय इवन इफ इट इज नॉट स्टार्क। एंड ऐसा नहीं चमीरा के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बट इन लोगों से ज़्यादा है। तो आई थिंक वी नीड अ लीडरशिप फिगर इन द पेस डिपार्टमेंट। स्पिनर्स हमारा लीडर नारायण है, बैटिंग डिपार्टमेंट हमारा लीडर जो है श्रेयस अय्यर ऑफकोर्स। सो हर जगह पे एक लीडरशिप फिगर है, पेस डिपार्टमेंट में भी चाहिए। डोंट कॉम्प्रोमाइज विद दैट। ये गलती मत करना कि तीनों पेसर हमारे जो वो तीनों इनएक्सपीरियंस्ड इंडियन पेसर्स हैं, बिल्कुल भी नहीं करना। सो चमीरा होना चाहिए। एंड सो नाउ पीपल विल से कि देखो नंबर 11 पे तो ऑफकोर्स हमारे वरुण चक्रवर्ती होने वाले हैं। क्या इम्पैक्ट प्लेयर पे मतलब हम लोग वैभव को लेके आने वाले हैं? बिकॉज लास्ट मैच में सुयश शर्मा को लेके आए थे हम लोग एंड बहुत उल्टा पड़ गया था वो, सबको पता ही है। मैं पता एक थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ कहने वाला हूँ जो कि शायद आपको सुन के लगे कि अच्छा इसका क्या लॉजिक है। आई एक्चुअली फैंसी ब्रिंगिंग सुयश शर्मा इन दिस गेम अगेन। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? आई नो कंडीशंस जैसी हैं, कोई सेंस नहीं बनता सुयश शर्मा का। आई नो फॉर्म के बेसिस पे कोई सेंस नहीं बनता, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट सुयश शर्मा एक बहुत बड़े गैप के बाद एक गेम खेलने आए थे, पिछला वाला, एंड सिर्फ उसके बेसिस पे जज करना उसको, इट इज़ नॉट फेयर। सेकेंडली, पंजाब की डिपेंडेंस ऑन देयर इंग्लिश प्लेयर्स हु आई हैव प्रूवन इन एवरी पॉडकास्ट, ये लोग लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते ही हैं। अभी इसी पॉडकास्ट हमने पहले अभी मुंबई और राजस्थान वाले मैच को ब्रेक डाउन करा था, बटलर फिर से वहाँ पे पीयूष चावला पे आउट हुआ था। काउंटलेस एग्जाम्पल्स हैं। ये सेम पंजाब की टीम स्पिनर्स के अगेंस्ट, गुजरात के अगेंस्ट कितना ज़्यादा स्ट्रगल करी थी। लिविंगस्टोन, राइली रूसो, सैम करन कितना ज़्यादा स्ट्रगल करें। सबके सब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सबके सब शायद स्पिनर्स पे आउट भी हुए थे। नूर अहमद एंड राशिद खान जब बॉलिंग करते हैं, साई किशोर। वाई कांट वी नॉट रेप्लिकेट दैट? आई थिंक वी कैन। अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्ट कि उनके इंग्लिश प्लेयर्स स्ट्रगल करते हैं स्पिन के अगेंस्ट, प्लस सुयश शर्मा को सिर्फ एक मैच में जज करना इतना अच्छा नहीं है, प्लस केकेआर ऑन दिस विकेट, आई नो शायद सपोर्ट ना करता हो स्पिन को, बट पिछले 1 साल से दे हैव फैंसीड हैविंग 3 स्पिनर्स। पंजाब दे themselves have struggled so much against spin in some of the previous games. कई बार ना आपको एक डिसीजन सिर्फ कंडीशंस के बेसिस पे नहीं बट दूसरी टीम को देखते हुए भी लेना पड़ता है। शायद ये वो टाइम आ गया है कि हम लोग इस मैच के लिए सुयश शर्मा को ट्राई करें एंड नॉट वैभव एज द इम्पैक्ट प्लेयर। मेरा पर्सनल एक एक्स फैक्टर वाला ओपिनियन है। अगर टीम वैभव को लेती है तो भी मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा। आई थिंक वो भी सही लॉजिक है उसका भी। पेसर को खिलाना एज एन इम्पैक्ट प्लेयर सही लॉजिक है, बट ये एक थोड़ा सा हटके एक ऑप्शन है आपके पास जो कि आप एक रिस्क कह सकते हो। उसको पे ऑफ कर गया तो बड़ा मस्त हो जाएगा, नहीं करा तो फिर हम सर पकड़ के बैठे होंगे। आई एम पर्सनली विलिंग टू टेक दिस रिस्क अगेंस्ट पंजाब बिकॉज दिस इज सपोज टू बी वन ऑफ द ईजियर गेम्स फॉर अस। ठीक है, स्ट्रेटेजिकली एनी अदर पॉइंट फॉर केकेआर तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपकी पहले बैटिंग आ रही है, प्लीज डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ ट्राइंग टू स्लो डाउन इन द मिडिल ओवर्स। हमने पिछले मैच में कहने को 222-223 रन बनाए हैं। इनफैक्ट पिछले 2 मैचेस से बनाते हुए आ रहे हैं। एक मैच हम हारे, एक मैच हम लोग 1 रन से जीते हैं। इट इज़ आई थिंक क्लियरली विजिबल कि 220 रन भी शायद इस पिच पे काफ़ी ना हो, विच मीन्स कि इवन दो विकेट गिर रहे हो हमारे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते स्लो डाउन करना। सबसे बड़ा इशारा श्रेयस अय्यर पे है। लाइक इट और नॉट, ही हैज़ टू बकल अप हिज स्ट्राइक रेट, he has to show that intent, and with the depth that we have, I think there is no excuse either. So if at all we happen to bat first, हमें वो इंटेंट दिखाना पड़ेगा कि हम टारगेट 250 कर रहे हैं। ना भी अचीव कर पाए तो 230-240 तक तो पहुंच ही जाएंगे। इतनी फायर पावर हमारे पास है। आई नो इट इज़ क्रेजी कि मैं ये बातें बोल भी रहा हूँ बिकॉज 1 साल पहले तक 250 एम करना कितना अनरियल होता था, बट ये सैड रियलिटी है आज के टाइम की। यार क्या करें, एंड हमारी पिच भी ऐसी है, हमारा ग्राउंड भी ऐसा है कि हम कुछ नहीं कर सकते। पिच क्यूरेटर सुनता ही नहीं हमारी। सो हमें वो अनरियलिस्टिक टारगेट रखना ही पड़ेगा हमारे लिए। पता, दिस इज ऑल्सो गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू इंक्रीज अ नेट रन रेट जो कि थोड़ा फॉल ऑफ करा रिसेंटली। तो हमें तो उस नज़रिए से देखना चाहिए। अनदर रीजन वाई वी शुड बी टारगेटिंग बिग इन दिस गेम। अगर मैं की बैटल्स की बात करूँ बड़ी जल्दी, ठीक है, पहला बैटल मेरे लिए होगा सुनील नारायण वर्सेस सुनील ऑन द बैट्समैन बाय द वे वर्सेस आइदर रबाडा और सैम करन। ठीक है, डिपेंड्स कि रबाडा पहले ओवर से बॉलिंग करने आता है कि नहीं। अगर तो आ रहा है तो एक ऑब्वियस ट्रोप क्या है यहाँ पे, क्यों मैंने नारायण वर्सेस रबाडा बोला, बिकॉज
वी ऑल नो रबाडा इज दैट गाय जो कि हिट द डेक बॉलर है, बाउंसर्स रिबकेज के पास, मुंह के पास फेंक सकता है, नारायण को वो पुल शॉट खेलने में इन एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन फोर्स कर सकता है जिससे टॉप एज लगे वो आउट हो जाए. बट इस साल नारायण जैसी बैटिंग कर रहा है ना, द लाइकलीहुड ऑफ दैट सेटअप हैपनिंग कि बाउंसर पे आउट हो जाए वो थोड़ा कम लग रहा है मुझे, थोड़ा कम लग रहा है. इस साल नारायण थोड़ा कॉन्फिडेंट ज़्यादा लगता है मुझे टू यू नो अटैक ऑन द बाउंसर्स. अपना सामने वाले टांग खोल के फ्री अप होके स्क्वायर अप हो जाएगा, अब चला देगा बैट. सो आई थिंक सैम करन विद द न्यू बॉल ही कैन बी यूज्ड फॉर द अप्रोच दैट आरसीबी यूज्ड जब यश दयाल बॉलिंग कर रहा था. फुल लेंथ यॉर्कर्स मिडिल लेग पे टारगेटेड, रूमी मत दो नारायण को. उसकी वजह से शायद सैम करन काम आ सकता है नारायण के अगेंस्ट इफ एट ऑल रबाडा ना चले तो. अब लोग कहेंगे कि अर्शदीप सिंह भी तो हो सकता है, लेफ्ट आर्म स्विंग कराता है वो भी. आई राइट नो जैसा फॉर्म है उसका, मैं आई वुड नॉट फैंसी हिम. आई वुड लव इफ ही टेक्स नारायण्स विकेट एज एन इंडियन, बट मुझे मुश्किल लग रहा है अभी. मूविंग ऑन, रसल वर्सेस हर्षल पटेल फॉर श्योर. मतलब जो लोग आईपीएल को एक्चुअली में देखते हुए आ रहे हैं बहुत टाइम से, दे विल नॉट क्वेश्चन दिस राइवलरी फॉर श्योर. बिकॉज जिनको नहीं पता बता दूं, दिल्ली से एक मैच था केकेआर का कुछ सालों पहले, उसमें हर्षल पटेल ने एक बीमर डाली थी बहुत गंदी, एंड इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक इट डिड ऑन पर्पस. जब रसल को उसने लिटा दिया था पिच के ऊपर, आई थिंक उसका हाथ कुछ फ्रैक्चर भी हो गया था अल्टीमेटली, बहुत बुरा हाल में था वो. एंड ही वॉज द ओनली गाय दैट वॉज सेविंग केकेआर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड ही डिड नॉट इवन से सॉरी, डिड नॉट इवन कंसोल हिम, डिड नॉट इवन आस्क इफ ही इज फीलिंग ऑल राइट. आराम से वापस चला गया था. उस टाइम पे इतनी गुस्सा थी ना मुझे हर्षल पटेल पे. और उसके बाद रसल ने थोड़ी पिटाई भी करी थी उसकी. दिस राइवलरी हैज सम हिस्ट्री, प्लस इनएविटेबली ये दोनों डेथ ओवर्स में मिलेंगे ही मिलेंगे. तो हर्षल पटेल बीइंग वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द डेथ ओवर सो फार, पिछले मैच में अगेंस्ट जीटी उसने 3 विकेट लिए थे डेथ ओवर्स में. एंड रसल बीइंग द गाय दैट ही इज फॉर केकेआर, आई थिंक ये बैटल बड़ा इंटरेस्टिंग होगा. इसके आगे और बैटल्स की बात करते हैं. नेक्स्ट बैटल इज गोइंग टू बी श्रेयस अय्यर वर्सेस वंस अगेन कगिसो रबाडा. इस पर भी कोई डाउट नहीं होगा क्यों है ये. श्रेयस अय्यर को अगर एक्सेलरेट करना है, अगर जो मैंने स्ट्रैटेजी की बात करी वो इंप्लीमेंट करनी है, तो श्रेयस अय्यर को अपनी ईगो साइड में रखने के लिए साइड में रख के ये नहीं सोचना है कि मुझे पूरा इनिंग्स खेलने जाना है. ही हैज़ टू अटैक, एंड इफ़ ही हैज़ टू अटैक देन रबाडा डेफिनेटली उसको बाउंसर्स फेंकेगा एंड उसको उन पर भी अटैक करना पड़ेगा. क्या वो आउट हो जाएगा या फिर उन पर वो छक्के मारेगा पुल के, देखने वाली बात है. लाइकलीहुड ज़्यादा आउट होने की है, सच्चाई तो यही है. देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं. बिकॉज अगर श्रेयस अय्यर ऑल आउट इंटेंट के साथ जाएगा तो रबाडा के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसका विकेट लेने का, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता इस बात को. मिडिल ओवर्स में और डेथ ओवर्स में ये चीज़ बहुत काम आने वाली है. नेक्स्ट बैटल इज गोइंग टू बी लियम लिविंगस्टोन द बैट्समैन वर्सेस सुयश शर्मा या फिर वरुण चक्रवर्ती, डिपेंडिंग कि सुयश शर्मा खेलता है कि नहीं खेलता. सुयश शर्मा अगर होगा तो लिविंगस्टोन को प्रॉब्लम होगी ही होगी मोस्ट लाइकली मेरे हिसाब से. बीइंग एन इंग्लिशमैन विल स्ट्रगल अगेंस्ट लेग स्पिन. आई सी दिस बैटल गोइंग वेरी क्लोज. या तो एकदम ही तोड़ देगा सुयश शर्मा को, या तो सुयश शर्मा नचा देगा. कोई भी पॉसिबिलिटी पॉसिबल है. अगर सुयश शर्मा नहीं खेलता, द क्लोजेस्ट ऑल्टरनेटिव इन माय ओपिनियन इज नॉट सुनील नारायण, इट इज गोइंग टू बी वरुण चक्रवर्ती. सो आई हैव पुट वरुण चक्रवर्ती इन दैट केस. प्लस इस बैटल में जो भी जीतेगा वो पंजाब की बैटिंग वाली इनिंग्स के टाइम पे मिडिल ओवर्स को डोमिनेट करके देगा. लास्ट बैटल आशुतोष और शशांक का जो डुओ है. बिकॉज देखो मैंने तो कहा है कि शशांक को नंबर 4 पे बैटिंग करो एंड आशुतोष को नंबर 6 पे, बट ऐसा होगा नहीं, सच्चाई तो यही है. ठीक है, सो इन दोनों को साथ में बैटिंग कराया जाएगा नीचे. एंड सो आशुतोष एंड शशांक का जो डुओ है, देम वर्सेस सुनील नारायण, दिस इज वेयर एवरीथिंग गेट्स रियल. नारायण बीइंग वन ऑफ आवर बेस्ट बॉलर्स एट द ईडन गार्डन्स वर्सेस देयर बेस्ट बैटिंग पेयर. एकदम स्क्वायर अप कर जाओ, आमने सामने आ जाओ. जो ये बैटल जीत गया उसी की टीम की फर्स्ट इनिंग्स की फिनिशिंग उस हिसाब से होगी, उतनी अच्छी होगी, स्पेशली अगर पंजाब पहले बैटिंग कर रही है. आशुतोष एंड शशांक का बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है टू गो अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स राइट नाउ. उसके होम ग्राउंड पे उसको डोमिनेट करके दिखाना. अगर कर जाते हैं तो नारायण पे जेन्युइनली बहुत प्रेशर आएगा एंड दैट वुड मीन कि फिर बाकी बॉलर्स को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा उसके ओवर्स को. सो नारायण द बॉलर वर्सेस आशुतोष एंड शशांक द डुओ, ये बहुत क्रिटिकल हो सकता है. वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल बैटल्स इन माय ओपिनियन. कमिंग टू द प्रेडिक्शंस, जहां हमने ये सेगमेंट शुरू करा था, फुल सर्कल पे आके मैं वहीं पे उसी लाइन पे दोबारा आना चाहता हूँ. आइडियली ऑन पेपर कोई भी बंदा मुझे कन्विंस नहीं कर सकता कि केकेआर मैच नहीं जीतने वाली है. देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर केकेआर टू नॉट विन दिस गेम. स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये गेम उतना आसान ना हो जीतने के लिए जितना हमें लग रहा हो. इसका मतलब ये नहीं कि केकेआर 100 रन से नहीं जीत सकती है,
हो सकता है जीत जाए। वॉट आई मीन बाय सेइंग कि शायद ये गेम इतना आसान ना हो, इस पंजाब का पूरा टूर्नामेंट उठा के देख लो, अभी आज के टाइम पे ये लोग आराम से टॉप 4 के अंदर हो सकते थे। ये बड़ी सी बड़ी टीम को भी ना आखिरी ओवर तक फाइट देते हैं और फिर आखिरी ओवर में आके एकदम से ठुस हो जाते हैं। हर मैच को बॉटल करते हैं ये लोग। कोई बड़ी बात नहीं कि केकेआर के अगेंस्ट भी ये लोग लास्ट मिनट तक फाइट दें और फिर लास्ट मिनट पे आके ठुस हो जाए ताकि केकेआर जीत जाए। स्पेशली अगर पंजाब टॉस जीत जाए ना, तब तो कुछ भी हो सकता है, तब तो उनके चांसेस जेन्युइनली हैं। रिगार्डलेस, आई एम गोइंग टू से केकेआर शुड बी विनिंग दिस गेम। आई डोंट केयर इफ इट इज winning by a comfortable margin or if you struggle to win. All I care about right now is those 2 points. हमें ये मैच और दिल्ली वाला मैच जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी आखिरी के मैचेस में हमारे पास 2 मैचेस तो मुंबई के होने वाले हैं। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। एलएसजी से भी एक मैच है जो कि भी चेन्नई को 2 मैचेस लगातार हरा के आ रही है। सो आने वाले मैचेस थोड़े मुश्किल हैं। ये बीच के 2-3 मैचेस आसान है हमारे। जो होली ट्रिनिटी है ना आईपीएल की, आरसीबी, डीसी एंड पंजाब, इन तीनों से एक साथ मैचेस हमारे पड़ रहे हैं और तीनों घर पे पड़ रहे हैं। गोल्डन चांस है हमारे लिए। अगर हम ये 2 अगले मैचेस जीत जाते हैं, दैट वुड मीन कि हम लोग 9 में से 7 मैचेस जीत के बैठे हुए हैं और फिर अगले 5 मैचेस में से हमें सिर्फ 1 मैच जीतना है टू वर्चुअली क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स। ऑलमोस्ट कन्फर्म। मतलब फिर हम लोग टॉप 2 के सपने देख रहे हैं। मतलब अगर टॉप 2 में फिनिश करना है ना, तो ये दोनों मैचेस हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इसके बाद अगर हमें जीतना पड़ेगा ये मैचेस हार के, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एंड शायद क्वालिफाई करने में फिर भी मुश्किल ना है, लेकिन टॉप 2 में आने में मुश्किल हो सकती है। एज फार एज पंजाब इज कंसर्न, कुड दिस बी द गेम जहाँ पे वो वर्चुअली नॉकआउट हो जाए टूर्नामेंट से। लास्ट गेम जब केकेआर का था, उन्होंने आरसीबी को वर्चुअली आउट कर दिया टूर्नामेंट से, 7 मैचेस हार चुकी हैं। इस बार पंजाब को हराएंगे तो पंजाब भी 7 मैचेस हार जाएगी। इवन दे विल बी वर्चुअली नॉक्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट। आरसीबी एंड पंजाब विल बिकम द फर्स्ट 2 टीम्स इवेंचुअली टू बी नॉक्ड आउट ऑफ आईपीएल 2024। एंड उन दोनों के लिए बहुत बड़ा पिवटल रोल केकेआर के ऊपर रहेगा। आई थिंक पंजाब ये मैच मोस्टली हारने वाली है एंड सैडली दे वुड बी कन्फर्मिंग देयर डिसमिसल फ्रॉम द टूर्नामेंट। नॉट गुड फॉर द टूर्नामेंट एग्जैक्टली, क्योंकि फिर बहुत वन साइडेड हो रहा है। बहुत इजीली हमें दिख जा रहा है कौन बाहर हो रहा है कौन नहीं। आइडियली एक न्यूट्रल बंदा चाहेगा कि आईपीएल एकदम एंड तक अनप्रेडिक्टेबल हो, बट एज अ केकेआर फैन यू वुड नॉट कंप्लेन। सो लेट्स होप दे विन। एंड ऑन दैट नोट आई विल एंड टुडेस पॉडकास्ट। होप यू ऑल लाइक्ड इट। कुछ वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, और जो अगला पॉडकास्ट आपको इस चैनल से ज़रूर देखना चाहिए वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसको भी देखिए, यहाँ पे कमेंट करके बताइए आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा।